कराची शहर हमारा शहर है और कराची में जो सहूलियात हैं कराची के रहायशी होने के नाते वो हमारा हक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पुराना शहर 1947 से पहले का शहर, वहाँ पे इन सहूलियात का ख्याल रखा गया, खासकर पब्लिक टॉयलेट्स के हवाले से। अगर आप जायजा लें एम्प्रेस मार्केट का, NGV स्कूल के पीछे सईद मंजिल के पास या जामा क्लास में या दीगर इलाकों में, तो आपको पब्लिक टॉयलेट्स नज़र आएंगे। लेकिन उसके बाद कराची बेहंगम सिटी की तरह बढ़ता गया, कराची की आबादी में इजाफा होता गया और जो हमारे बलदियाती इदारे थे उनकी एक ये अहम जिम्मेदारी थी कि वो शहरियों की, खासकर ख़वातीन की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की इस ज़रूरत के मुताबिक ये सहूलत मुहैया करें। लेकिन बदकिस्मती ये कि ना हो सका। लेकिन 2001 और 2 में पब्लिक टॉयलेट्स के ऊपर काम किया गया। उस वक्त टास्क फोर्स थी, मिस्टर तस्लीम सिद्दीकी साहब जो उस वक्त उस म्यूनसिपल टास्क फोर्स के हेड थे और जिन्होंने खुदा की बस्ती बनाई, ये जो कराची में, हैदराबाद में है और फिर लाहौर में है। उनके साथ मिस्टर आरिफ हसन थे और इनकी टीम का मैं भी एक मेंबर था और हम लोगों ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में CPRC के ताउन से पब्लिक टॉयलेट्स के लिए काम किया। लेकिन ये काम जितना होना चाहिए था, जितनी स्पीड में होना चाहिए था, वो कभी भी हमारे बलदियाती इदारों के लिए अहम नहीं रहा। इससे पहले भी हम लोगों ने एक फोरम किया था पब्लिक टॉयलेट्स के ऊपर। उसमें हमारे मोहतरम स्पीकर साहबान आई थी, आरिफ साहब ने भी बात की थी और वो जो हमारा फोरम है वो छप के हमारे पास है। अगर आप में से कोई वो हासिल करना चाहे कॉपी तो वो ले सकता है। अब वाला जो फोरम है, तारिक मंसूर साहब एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं। हम शहरियों के लिए बात करते हैं, हम शहरियों के मफाद को देखते हैं और पब्लिक टॉयलेट्स के ऊपर भी तारिक मंसूर साहब ने ये एक फैसला लिया है हाई कोर्ट से। हमने वो अपनी URC की वेबसाइट पे डाउनलोड कर दिया है उर्दू और इंग्लिश में। आज हमने तारिक मंसूर साहब को ये ज़हमत दी है कि वो इस फैसले की रोशनी में हमें बताएं कि फैसले में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और फिर हम लोग भी ये फैसला करें कि एज ए कराची के सिटीज़न हमारी क्या जिम्मेदारी है कि किस तरह हम अपने मुंतखब बलदियाती इदारों के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ इस फैसले को अमली जामा पहना सकें। तो मैं गुजारिश करूँगा, मोहतरम जनाब तारिक मंसूर साहब माहिर आइनी अमूर हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये URC के फोरम में हमारे साथ शामिल है। मैं खासकर शुक्रिया अदा करूँगा, हमारे साथ स्पेशल लोग भी हैं और उन्होंने टाइम निकाला, यहाँ आए और स्टूडेंट्स हैं, सिविल सोसाइटी के दोस्त हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, साबका अरकान असम्बली हैं, मौजूदा वाले भी आ जाए शायद भी। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम का। स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से आए हैं, उनके असातिज़ा हैं। तो मैं तारिक मंसूर साहब से कहूँगा कि वो इस फैसले की रोशनी में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया साहब। सबसे पहले मैं आप सबको शामिल कहूँगा और मैं साहिद साहब, खुसूसन आरिफ हसन साहब, मशकूर आरिफ हसन साहब का मेहरबानी है और किसी तारीफ के मोहताज नहीं है।
कराची के लिए इनकी खदमात जो है ये पिछले 50 साल से सब जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मैं मैडम का भी शुक्रगुजार, खुसूसन मैडम हकीक और आपका भी शुक्रिया कि आज इनकी वक्त निकाल के मौजूद है। बेसिकली यूआरसी की खदमात के हवाले से तो मानना है, यूआरसी ने जो आज टॉपिक रखा है वो अवामी मकामात पर लेडीज टॉयलेट की तामीर सिंध हाई कोर्ट के फैसले का जायज़ा है। मैं मौजू में थोड़ा अमेंडमेंट इस तरह करूँ कि ये जो फैसला आया है ये 2009 से एक पिटीशन पेंडिंग थी। अच्छा, हमारे मुल्क का अलविया ये है कि जो मफाद आमा के केसेस होते हैं और ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स से डील करते हैं, इसको आम लॉयर्स जो है वो एक यूजलेस आप समझ लें कि एक्सरसाइज जानते हैं कि इसमें आप एफर्ट्स करें और अपनी एनर्जी वेस्ट करें बजाय इसके कि आप कुछ और केसेस करें। तो इसके अंदर फिर हमने 2009 से पेंडिंग था, 2014 में भी ये कुछ हुआ, फिर 2022 में मेरे पास कुछ लोग आए, लेकिन फिर वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट उनका नहीं था। लेकिन 2024 जनवरी में जो एक ट्रस्ट था जो इस केस को लेकर चल रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो लॉयर्स की फीस भी नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने उनको ये कहा कि लेकिन आपकी ये फाइल बहुत पुरानी है और इसके अंदर मैटर जो है ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड है, तो हम आपको उसको वॉलंटियर करते हैं और हम इसको लेके आगे चलते हैं। तो उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि आप अपने मैटर्स डील करते हैं और तो हम आप फीस तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको करें। हमने फिर उसको रायरा ट्रस्ट के उस केस को हमने आगे लेके चला है। जो डेट केस था पिछले समझ लीजिए 15 सालों से, उसको हमने इस तरह जब कोर्ट में हमने उसको टेकअप किया है, तो ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि अगर रक्षित में सुनाऊंगा कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, तो पता ही चला किसी गवर्नमेंट ने ही बताया कि उनके पास तो फाइल घूम गई। 14 साल बाद इस अहम केस की फाइल घूम चुकी थी। केएमसी से जब पूछा गया तो केएमसी ने ये कहा कि हमारे तो ये ताल्लुक ही नहीं है इस केस से। तो दो जो गवर्नमेंट के अहम जिम्मेदार थे, एक की फाइल घूम गई और उन्होंने कहा कि हमें टाइम दे दें। अगर टाइम मिल जाता तो फर्दर 15 साल चल रहे थे। तो उसमें हमने कोर्ट से ये कहा कि हम इस केस को चलाएंगे और आप इसको जो है एट लेंथ जो हम आर्गूमेंट्स करेंगे, क्योंकि हम इसको साबित करेंगे कि ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि अगर ये दोनों ना कर सके तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ये उनको मौका नहीं दिया गया, फिर हमने इस केस को टेकअप किया और हमने आईन पाकिस्तान के जो आर्टिकल्स हैं उसके तहत आर्टिकल 25 है, 26 है, 14 है, 9 है और जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है और जो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, यूएन की जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स और स्पेशल पर्सन्स, यूएन कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स और यूएन की जो चार्टर है और यूएन एचआरडीसी के मदद हमने बताया कि पाकिस्तान एज ए सिग्नेटरी इन तमाम चीज़ों का पाबंद है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट आइटम नंबर 32 के तहत। और अगर सिंध गवर्नमेंट ना कर सके तो पाक जो है वो एज अ स्टेट आर्टिकल 7 के तहत पाबंद है, क्योंकि ये तमाम कन्वेंशन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने यूएन में साइन किया है और अगर आप नहीं करेंगे तो हम यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इसको ले जाएंगे, बिकॉज़ आई एम आल्सो मेंबर इंटरनेशनल पार्क ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो उस पर ये केस रन अप हुआ पूरा और इसके बाद ये जो टेकअप हुआ और बैकग्राउंड ऑफ द केस इस तरह है कि कराची जो है 2013 के अंदर एक कमेटी बनती है। इस केस के बाद 2013 में एक कमेटी बनती है जिसके अंदर 13 सितंबर 2013 में, जिसमें कमिश्नर कराची, CPLC चीफ, म्युनिसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर मिलिट्री लैंड, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट्स, ये सब लोग मौजूद थे। और उसकी बुनियाद पर कराची के अंदर जो हिस्टोरिकल टॉयलेट्स मौजूद थे नौसरवन जी मेहता के दौर से 1923 के से आप ऑनवर्ड्स आए, तो पब्लिक टॉयलेट जो है एक नेसेसरी फैसिलिटी थी फॉर द पब्लिक एट लार्ज, जो उनका राइट टू लाइफ से बिलोंग करती है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कोर्ट को बताया कि जैसे एम्प्रेस मार्केट हो गया, लकी स्टार में, वहाँ से सारे जो टॉयलेट्स कराची के शहरों में थे वो गिरा के या तो इनक्रोच कर दिए गए हैं या करवा दिए गए हैं और वो स्टाफ जो KMC का मौजूद है वो अभी भी तनख्वाहें ले रहे हैं। और ये जो अलमिया है तो उसमें इनने कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ समरी आप हमें दिखाएं, क्योंकि KMC कहता है कि हमारा ताल्लुक नहीं है। उसमें हमने सिर्फ लोकल गवर्नमेंट एक्ट का स्केड्यूल 6 का हवाला दिया है, जिसमें पब्लिक टॉयलेट जो ऑप्शनल फंक्शंस हैं, लेकिन आर्टिकल 9 के साथ अगर वो पढ़ा जाएगा तो ये परमानेंट फीचर कहलाएगा। ये ना सिर्फ यूनियन कमेटीज का एक मैंडेट है बल्कि टाउन कमेटी का मेंबर है
मैंडेट है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट 2013 है उसके अंदर इसको ऑप्शनल फंक्शन डिक्लेयर किया गया है। हमने अपने आर्ग्यूमेंट से साबित किया है कि 2012 के अंदर एक डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज एंड हेल्थ ने एक समरी मूव की थी और वो इस जो है कोर्ट में जमा भी हुई थी, जिसके अंदर ईस्ट, साउथ, वेस्ट और सेंट्रल के अंदर जो लोकेशन वाइज जो मेल और फीमेल के टॉयलेट्स की समरी मूव हुई थी। उसमें ईस्ट के अंदर 17 टॉयलेट्स थे, साउथ के अंदर 8 टॉयलेट्स थे, वेस्ट के अंदर 10 टॉयलेट्स थे, सेंट्रल के अंदर 11 टॉयलेट्स थे और मलीर के अंदर 4 टॉयलेट्स थे और टोटल यूनिट जो मेल एंड फीमेल के थे वो 200 यूनिट्स थे। इस तरह साउथ के अंदर सदर जोन के अंदर 120 टॉयलेट्स थे बंगाली जोन के मिला के, वेस्ट के अंदर औरंगी जोन, बल्दिया जोन, केमाड़ी और साइड 120 टॉयलेट्स थे, मलीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाडिया जोन आता है और इस तरह यहाँ टोटल 120 टॉयलेट्स थे। ईस्ट में गुलशन इकबाल, जमशेद जोन, शाह फैसल, औरंगी में 120 टॉयलेट्स मौजूद थे। सेंट्रल जोन गुलबर्ग, मोर्दाबाद, न्यू सफदराबाद, लियाकताबाद में टोटल जो थे 120 यूनिट्स थे। टोटल जो यूनिट्स बनते हैं जो टोटल लोकेशन एमसी के अंडर में थे वो 200 टॉयलेट्स थे और टोटल जो डीएमसीज के अंदर थे वो 600 टॉयलेट्स थे। इसी तरह जो पूरे कराची का हमने उसमें पिकअप जो प्रोवाइड किया तमाम चौरंगीज पे, तमाम ग्रेवयार्ड्स का, तमाम पब्लिक बसेस स्टैंड्स का, तमाम कराची से लेकर कश्मीर तक जितने एरियाज 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी तमाम हमने डिटेल्स बोर्ड को प्रोवाइड की। हमने बताया कि कितने ग्रेवयार्ड्स हैं, उसके अंदर कहाँ टॉयलेट्स हैं, कितने क्रिश्चियंस के ग्रेवयार्ड है, माइनॉरिटीज के कितने ग्रेवयार्ड्स हैं, कितने पब्लिक पार्क्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं जो प्राइवेट हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी मॉर्चरीज हैं, कितनी मॉस्क हैं। और उसमें ये चीज़ सामने आई जो 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 प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एमसी का मौका था, कितने टॉयलेट्स होना चाहिए मेल और फीमेल के एक्सटिंग्विश कैसे। तो उसमें हमने ये बताया कि देखिए पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जब खवातीन को जो है सॉरी टू से उसमें उनके हुकूक की बात की जाती है, लेकिन जब टॉयलेट्स की बात आती है तो एक सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है। उसमें ये कहा गया, एक मौके पे भी आया कि देखिए मस्जिद तो मौजूद है, तो हमने उसमें ये कहा कि अगर कोई खातून अगर शॉपिंग के लिए जा रही है और शॉपिंग सेंटर में अवेलेबिलिटी नहीं है या वो पार्क में जा रही है, प्ले ग्राउंड में जा रही है, 7 बच्चे भी हैं, वो कहाँ मस्जिद लेके जाएगी बच्चों को या कहाँ लेके जाएगी। तो उस पर हमने आर्टिकल 38 का हवाला दिया जो कैटेगोरिकली मैं आपके सामने पढ़ भी देता हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ 28 जो है फंडामेंटल राइट्स हैं आइन के अंदर, और कहा जाता है कि हमारे आज तक के 28 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ होगी तो वो आपकी जो है फंडामेंटल राइट नहीं आएगी। ये गलत है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट दैट थिंग हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड इन 1998 बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पीएटी सुप्रीम कोर्ट 416 में। ये बेनज़ीर भुट्टो के केस में 1988 में डिसाइड हो गया था कि फंडामेंटल राइट कैन बी एक्सटेंडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज वेल। तो आज के जो पाकिस्तान के अंदर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है आर्टिकल 28 से 38 के दरमियान भी जो चीज़ें हैं वो आपका फंडामेंटल राइट को एक्सटेंड कर देंगी। तो ये कहना कि नहीं है ये गलत है। और इसमें जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको ये बताना चाह रहा था जो हमने फोकस किया कि प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एरेडिकेशन ऑफ सोशल ईविल्स। तो द स्टेट शैल प्रमोट स्पेशल केयर एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट और द बैकवर्ड क्लासेस। इसको हमारे फंडामेंटल राइट नहीं समझा जाता, ये गलत है। मैं तासुर इसलिए जाहिर करना चाह रहा हूँ कि 37 और 38 की बुनियाद पर हमने कई केसेस विन किए हैं। जब हमने उसको साथ मिला के पढ़ा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के साथ, जब हमने उसको साथ मिला के पढ़ा आर्टिकल 9 के साथ, आर्टिकल 2A जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट व्हाई पाकिस्तान वाज केम इनटू बीइंग 11 अगस्त 1947 में जो फर्स्ट पाकिस्तान रेजोल्यूशन लियाकत अली खान ने प्रमोट की थी और उसको AK बरोही ने अपनी किताब फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान में रेसिप्लिकेट किया, रिप्रोड्यूस किया, तो हमने वो बुक भी पेश की। और उस 1953 की लिखी हुई बुक में भी AK बरोही ने भी कहा था कि ये जो चीज़ जो तय हो गई थी पाकिस्तान के बनने के वक्त आर्टिकल 2A वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। तो पाकिस्तान का जो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान की जो क्या हैयत होगी, उसके अंदर क्या फैसिलिटीज होगी, ये 11 अगस्त 1947 को तय हो चुका है। आप बोलेंगे पाकिस्तान तो 14 अगस्त को बना, लेकिन पाकिस्तान का पहला इजलास जो हुआ था वो 11 अगस्त 1947 को हुआ था और उसी में पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लियाकत अली खान ने पेश की थी। जो अगर मैं नए स्टूडेंट से भी गुजारिश करूंगा कि फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान बाय AK बरोही जरूर पढ़ें आप, और उसके अंदर आपके जहन के अंदर जितने सवालात हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अब 37 में आपको पढ़ देता हूँ जो फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा गिवन हैं, और हमारे पॉलिटिशियंस को भी पढ़ना चाहिए, हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट्स हैं या आप जॉब्स करते हैं या आपको कोई राइट कंपनी इन्फ्रेंच कर रही है तो ये फंडामेंटल राइट डिक्लेयर है। इसी की बुनियाद पर हमने इलेक्ट्रिसिटी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करवाया था सुप्रीम कोर्ट से 2020 में, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम
के केसेस लड़े, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि द स्टेट शैल प्रमोट द स्पेशल केयर। अच्छा, यहाँ स्टेट की डेफिनेशन के अंदर तमाम इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, केएमसी भी आ जाएगा, टीएमसी भी आ जाएगा, डिप्टी कमिश्नर भी आ जाएगा। स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 7 में तमाम इदारे वो हैं जो हुकूमत का काम करते हैं। इवन एमएलए एमपी भी स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। तो प्रमोट स्पेशल केयर द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और एरियाज, remove illiteracy and provide free and compulsory secondary education with minimal possible standard। जो पाकिस्तान में तो 16 साल तक की एजुकेशन फ्री है, वो इसके तहत है। Make technical and professional education generally available and higher education equally accessible to all on the basis of merit, ensure inexpensive and expeditious justice, make provision for secure, ये जो रिलेटेड हमारे टॉपिक से, मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योर ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क, ensuring children and women are not employed in vocations unsuited for the age, sex and material benefits for women, enable peoples of different areas education, training, industrial development or all forms of nationalities including government and service of Pakistan, prevention of gambling, injurious drugs, prevention of consumption of alcoholic liquor other than medicinal use for religious purposes, decentralize the government administration so that facilitate expeditious disposal of its business and meet convenience of requirements of the public। ये जो चीज़ है ये लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है और सो इज द केस ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स। डिसेंट्रलाइजेशन जो डेवोल्यूशन है, और इसमें मैं आपको एक केस लॉ भी बता दूं कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 39, ये केस आप लोग जरूर लेवल पर मुंतकिल हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कितने इदारे हैं और कितने इदारे डेवलप होंगे, ये इस केस में 2017 से चला और 1 फरवरी 2022 को इस केस को डिसीजन हुआ। ये बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है और इसमें डिसाइड हो गया कि कौन कौन से इदारे ग्रासरूट लेवल पे जाएंगे। इस लिहाज से इस वक्त कराची के जितने SBC, KDA, KMC, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, आर्काइव्स डिपार्टमेंट, ये तमाम इदारे KMC के अंडर में आएंगे और वो पूरा शहर रन करेंगे इंक्लूडिंग टॉयलेट्स। जब हमने इसकी डेफिनेशन उनके सामने शेयर की सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को रखे, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हमने कहा पैरा 46 पढ़ लें जो ऑपरेटिव पार्ट है, तो अनफॉर्चुनेटली 3 साल से आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई और अब भी ये केस सुप्रीम हाई कोर्ट में है और इसको भी जो है कुछ MLA MPs ने इसको फाइल भी किया है और उसको हम ही रीड कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें डिसेंट्रलाइजेशन और फॉर द कंसीडरेशन ऑफ स्पिरिट डिस्पोजल ऑफ पब्लिक, वो ग्रास रूट लेवल पे होगी। यहाँ ग्रास रूट लेवल इसलिए है कि जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो मेंटेन भी लोकल लोग करेंगे, उसकी जितनी जो मॉडिफिकेशन है वो भी करेंगे और ताकि जो सेंस ऑफ नेशन और स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म जो लोकल लेवल पे लोगों की जो अवेयरनेस भी क्रिएट होगी और ओनरशिप भी क्रिएट होगी। इसी तरह जो प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबीइंग ऑफ द पीपल, जब हमने उनके सामने ये कहा तो उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसमें हमने फिर वो बेनजीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का हवाला दिया जिसमें 1988 में बेनजीर भुट्टो केस लेके गई थी और उसमें डिसाइड हो गया था। 416 पेज नंबर है और वो केस ने एक्सटेंड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एज फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे यहाँ उस केस को इसलिए नहीं सामने लाया जाता बहुत से लोगों के ख्वाहिश पर, मैं ये कहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, ताकि आवाम को उनका आईनी और जो उनके बुनियादी हकूक़ के बारे में नहीं पता चलता। वो ये समझें कि यार ये काम तो इनका करने का, ये काम तो उनका करने का है। आइन के अंदर सिर्फ 8 से लेकर 28 तक हमारे हकूक़ हैं, बाकी जितनी चीज़ें वो पता नहीं किसको करनी है। तो इसके अंदर जो सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबीइंग ऑफ द पीपल आर्टिकल 38 है, ये कॉर्पोरेट करता है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन जो पाकिस्तान ने साइन की हुई है, रेटिफाई की हुई है, उसके तहत स्टेट पार्टी ये कन्वेंशन उसको रेस्पेक्ट करती है। अगर आप वो कन्वेंशन आप पढ़ेंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स रेड विद यूएन यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये कन्वेंशन वहां से मुस्तहल ली गई और इस आइन के अंदर ये कन्वेंशन आर्टिकल 38 में इनकॉर्पोरेट की गई है। फंडामेंटल राइट में नहीं, उसकी कुछ वजूहत थी, लेकिन ये डिक्लेयर हो चुका है कि ये भी फंडामेंटल राइट है और इसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है The state shall secure the well-being of the people irrespective of sex, caste, creed, race by raising their standard of living, by preventing concentration of wealth, means of production, distribution in the hands of few to the determinant of the general interest, and by ensuring equal adjustment of right between employees, landlords and tenants. Provide for all citizens within the available resources, country facilities to work, adequate livelihood with rest and leisure. ये पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड्स की भी तरफ इशारा है, ये पब्लिक टॉयलेट्स की तरफ भी इशारा है। यानी अगर आपकी शाम को आप घर आते हैं तो आपको खुदबजा मकाम पे जाना आपका बुनियादी हक है। आपके घर में लाइट नहीं होती तो पब्लिक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स आपका बुनियादी हक है। मैं यहाँ ये भी अपॉर्चुनिटी लूँगा कि पब्लिक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री फी बैन कर दी है और इसमें जजमेंट मौजूद है 2846/2023 में हमारी में एक सेपरेट पिटीशन में।
तो हमने उसमें डिक्लेरेशन ले लिया है। तो आप लोग ये भी जान लें कि पब्लिक पार्क्स में एंट्री फी अगर कोई 20 रुपये मांगता है, 50 रुपये मांगता है, तो आप हमें बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने उसमें कैटेगोरिकली अंडरटेकिंग मांगी 12 अगस्त को एएमसी से और सिंध के तमाम पार्क्स की कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी और उसके अंदर कोई एंट्री फी आप नहीं ले सकते आवाम से। लेकिन अगर आप लोग देते हैं तो ये आपकी गलती है। ये कहना कि उनके अंदर एंट्री फी जो है वो आवाम का उससे कोई सुनता नहीं है, तो कोर्ट के पास कोई आके बताएगा तो वो करेगा। कोर्ट ने अंडरटेकिंग ले ली है, डीजी पार्क से भी ले ली और केएमसी भी ले ली, पार्क्स मस्ट बी फ्री फॉर ऑल, प्लेग्राउंड्स मस्ट बी फ्री फॉर ऑल। तो नेचर ऑन एक्टिविटीज इसी बुनियाद पे इस आर्टिकल के हवाले से हमने कोर्ट को एसेस किया और हमने बताया कि पब्लिक टॉयलेट्स में कोई फीस नहीं होनी चाहिए, ना वो 20 रुपये होनी चाहिए, वरना 50 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि एक सजेशन ये आया कि इसमें 30 रुपये फीस होनी चाहिए, 20 रुपये होनी चाहिए, तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे। तो हमने ये बताया कि फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट इज फ्री फॉर ऑल, जस्ट लाइक एयर, वाटर एंड लाइट। तो आप इस पर टैक्स नहीं लगा सकते। 15th सेंचुरी के अंदर जिस तरह हमारे पास सोलर लाइट्स में बोला जा रहा है कि टैक्स लगाएगा, तो मुझे 2-3 लोगों ने बोला इस्लामाबाद से कि जी बड़ी गवर्नमेंट की जी अगर हम इस पर टैक्सेशन कर देंगे तो आप क्या कर लेंगे, मतलब ऐसे फूड फॉर थॉट। तो मैंने बताया कि 15वीं सदी के अंदर किंग जेम्स के दौर में इंग्लैंड के अंदर दूध पे टैक्स लग चुका है और वो स्ट्राइक डाउन भी हो चुका है। तो आप जो काम करने जा रहे हैं 800 साल बाद वो हो चुका है पहले और स्ट्राइक डाउन भी हो चुका है, क्योंकि आपका डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग नेशन है, तो आपको हिस्ट्री नहीं पता कि लंदन के अंदर ये हो चुका है और किंग जेम्स ने दूध पे भी टैक्स लगाया था। तो वो टैक्स पे स्ट्राइक डाउन हो गया था कि आप अगर दूध ज्यादा लेंगे तो वो हुकूमत उस पर टैक्स कर सकती है। यही हाल हमारे सोलर पैनल का है, लेकिन क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है हम वो देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह इसमें ये है कि प्रोवाइड ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान सोशल सिक्योरिटी को कंपल्सरी इंश्योरेंस प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जिसके अंदर ये कवर होता है सच एज फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ फॉर ऑल सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड, race, permanently or unable to earn their livelihood on account of infirmity, social sickness or unemployment, reduce disparity and income earnings of individuals, ensure the shares of provinces, all things. तो ये जो चीज़ है ये आर्टिकल 9 को रेसिप्रोकेट करती है, ये आर्टिकल 9 के साथ मिला के पढ़ा जाएगा कि और 5(2) के साथ obedience to the law and the constitution is inviolable obligation of every citizen। यही चीज की बुनियाद पर आर्टिकल 9 है, राइट टू लाइफ कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इंक्लूडिंग पब्लिक टॉयलेट्स, क्लीन एयर, क्लीन वाटर और क्लीन सैनिटेशन, ये तमाम आपकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, आर्टिकल 9 को अगर हमारे यहाँ समझा ये जाता है कि आर्टिकल 9 बेसिकली राइट टू लाइफ तक है, जिंदगी का एक लाइफ कवर ऑल फैसेट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इसमें शैला जिया का केस है 1988 का, ग्रेड स्टेशन जा रहा था और उससे जो शुआएं निकल रही थी उससे आबादी मुतासर हो रही थी, लोगों की बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक सर्कल होता है, उस सर्कल तक आपकी जो है आपकी बीनाई, आपकी सेंस सब कुछ मुतासर होता है। तो वो ऐसा वो फिर लैंडमार्क जजमेंट है कि क्यों जो है फंडामेंटल राइट उसमें डिक्लेयर होगा। इसमें आपको ये भी बता दूं कि पब्लिक टॉयलेट्स के में हमने ये भी बताया कि देखिए पानी जो है वो TDS भी आप आवाम को बिल में बताने के पाबंद है। हमारे यहाँ आप में से कितने लोग हैं जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, हाथ खड़ा करिए। आप में से आप लोग कोई बता सकते हैं कि TDS स्टैंड्स फॉर व्हाट? ठीक है, लेकिन आपने कभी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से पूछा कि आपके घर में जो लाइन में पानी आता है वो कितने TDS है एज अ कंज्यूमर? नहीं। इसकी वजह ये है कि देखिए आप अपना राइट खुद एक्सरसाइज नहीं करते। TDS का वाटर आपको एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के तहत जो एक्ट आ चुका है उसमें हमने कंज्यूमर कोर्ट्स बनाई, वो हमारा लैंडमार्क केस था, 36 कंज्यूमर कोर्ट्स हैं इसमें। आप वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका केस भी आप ले जा सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि आपके वाटर जो आपके घर में प्रोवाइड हो रहा है वो कितने TDS का है और उसकी क्लोरिनेशन कितनी फ्रीक्वेंसी पे हुई है। लेकिन एक बंदा भी नहीं पूछता एक क्लोरिनेशन जिसकी कितनी फ्रीक्वेंसी पे होती है और हमारे घर में जो TDS वाटर आता है 150 का या 350 TDS है। उसका मैकेनिज्म मौजूद है। देखिए उसका मैकेनिज्म हमने सुई गैस के कई इलाकों में गैस नहीं आ रही थी, सुई गैस के उस इलाकों में गैस नहीं आ रही थी, लेकिन वो मैटर जब सेनेट में गया और संजीदगी से बात सुने ताकि सब लोगों की समझ में गुफ्तगू आ सके, और इसके बाद हम मौका देंगे सबको बातचीत करने का, सवाल जवाब करने। इस तरह मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने इसमें कोर्ट में ये भी डिबेट किया कि सवाल ये उठा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी और KMC की तरफ से, व्हाई यूनाइटेड नेशंस हैव केम इनटू दिस प्रोजेक्ट। यूनाइटेड नेशंस से इसका क्या ताल्लुक? आप तो फंडामेंटल राइट्स की बात करें, CP तो 199 पे फॉल करती है,
199 में कहाँ लिखा है कि जी फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूएन कन्वेंशन से भी होते हैं। फिर हमने उनको बताया कि देखिए पाकिस्तान एज ए स्टेट पार्टी आर्टिकल 7 के तहत और फेडरल लिस्ट आइटम नंबर 3 और 32 आप उठा के पढ़ लें तो उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जो कन्वेंशंस हैं और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन और ऑब्लिगेशंस हैं वो स्टेट पार्टी के तौर पे फाक जो है वो डील करेगी। मैं आपके सामने पढ़ भी देता हूँ। फोर्थ स्केड्यूल कहलाता है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का। आइटम नंबर 3 and 32 में एक्सटर्नल अफेयर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग एजुकेशन कल्चरल फैक्ट्स कंट्रीज एक्सेट्रा एक्यूज्ड पर्सन आउटसाइड पाकिस्तान, ये जो सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट डील करेगी, और इंटरनेशनल ट्रीटीज कन्वेंशन एग्रीमेंट्स और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस, ये जितनी चीजें हैं अगर कोई ना कर सके तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को करना है। उस वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि पंजाब हुकूमत करेगी, सिंध हुकूमत करेगी, बलूचिस्तान हुकूमत करेगी, जेपी हुकूमत करेगी या केएमसी करेगी। अगर कोई नहीं करेगा तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार होगी, क्योंकि ये कन्वेंशन फाक ने साइन की है, प्रोविंस ने नहीं साइन की। लिहाजा ये कहना कि 18वीं तरमीम के बाद डेवलूट हो गया है और अगर कोई भी अगर इस पे नहीं करेगा तो फेडरेशन इज बाउंड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कि वो इसको करने का पाबंद है। उसकी बुनियाद पे हमने उसमें फिर ये कहा गया कि इसकी जो आपने चले एक तो रेफर कर दिया केस, लेकिन इसकी बुनियाद क्या होगी कि हम किस बुनियाद पे इस चीज को पाकिस्तान के अंदर लागू करें और इससे प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। फिर हम उसको एक लेमन अप्रोच में हम लेके गए और हमने बताया कि देखिए यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आपके ऊपर पाबंद है। तो उन्होंने कहा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में पब्लिक टॉयलेट्स कहाँ हैं। फिर हमने उनको बताया कि देखिए यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 32 गोल्स हैं जो विजन 2030 यूनाइटेड नेशंस का है और तमाम मेंबर स्टेट ने इसको रेटिफाई किया हुआ है। उसके तहत जो कमिटेड एजेंडा है 230 का, उसके अंदर जो आइटम नंबर 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, इसका जो है आइटम नंबर 6.2 है वो क्लियरली इंडिकेट्स करता है कि आप इसके पाबंद हैं। मैं आपके सामने पढ़ भी देता हूँ। बाय 2030 achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation and paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations। ये हमारा फोकस था। इस पे हमने बताया कि देखिए आप मर्दों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द स्पेशल सिविल पीपल्स, जो स्पेशल पर्सन्स हैं, व्हाट अबाउट जो हमारी वुमेन हैं, जो हमारी माइनर गर्ल्स हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने कहा देखिए ये हमारा मसला नहीं है। तो फिर हमने उसको बताया कि देखिए यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन, उसको आप कहाँ लेके जाएंगे। वो कन्वेंशन आपने साइन की हुई है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल पॉलिटिकल राइट्स भी साइन किया हुआ है, और वुमेन आर इक्वल ह्यूमन बीइंग्स। अगर कोई वुमेन पार्क जाती है और बच्चे को वॉशरूम जाना है, वो कहाँ लेके जाएगी, वो मस्जिद नहीं बजा सकती। अगर किसी वुमेन के साथ कोई पीरियड्स चल रहे हैं, वो कहाँ जाएगी। अगर कोई वुमेन अगर कोई कब्रिस्तान जा रही है या कोई शॉपिंग मॉल है, वहाँ वॉशरूम्स फुल है या है ही नहीं, तो आप कहाँ उसको हो जाएगी। या अगर वो कोई और पब्लिक प्लेस है या बस स्टॉप है, तो वो कहाँ जाएगी। मर्द तो चले आपके माशरा ऐसा है, तो उन्होंने कहा मर्द भी तो जाता है। तो मैंने फिर हमने तस्वीरें पेश की कि मर्द जो है दीवार के पीछे खड़ा हुआ है, कोई इधर खड़ा हुआ है, हमने चौराहों की तस्वीरें दी। हमने कहा ये ओपन एयर डेफिकेशन हो रहा है, इसकी वजह से पोलियो जो है आपके पाकिस्तान में आज तक नहीं खत्म हो सका। जो मेन रीजन है, डॉक्टर साहब इस पर करेंगी कि जो हमारे मुल्क में पोलियो जो है उसकी फैलने की एक वजह ये ओपन एयर डिफिकेशन है। दिल्ली में सबसे ज्यादा ओपन डिफिकेशन होता है, वहाँ भी अब जो गवर्नमेंट कम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में आप इसको अभी तक कम नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि ओपन डिफिकेशन से जो पोलियो के साथ साथ जो आपका एनवायरमेंटल हैजर्ड्स जो है और आपका जो आपका इंटरनेशनल एनवायरमेंटल हैजर्ड्स है, आप 5वें गंदे तरीन शहर पे आ चुके हैं। तो ये क्यों आप इसको नहीं सही कर सकते। तो उसमें फिर हमने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और राइट्स ऑफ चाइल्ड भी लेके थे। तो हमने बताया कि देखिए खवातीन के साथ साथ बच्चों के भी हुकूक हैं, स्पेशल लोगों के भी हुकूक हैं, और उनके लिए स्पेशल बेसिस लगेंगे, स्पेशल कमोड्स लगेंगे, क्योंकि वो व्हील चेयर पे जाते हैं। और हमसे कई क्योंकि मैं मेंबर भी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरबियत ये है कि तमाम इंसानों को बराबर समझा जाए, किसी इंसान में कोई तफरीक नहीं किया जाए, मजहब, रिलीजन, जात पात की वजह, तमाम इंसान बराबर है एज पर यूएन चार्टर। तो हमने कहा आप हमसे कई जो स्पेशल लोग हैं उन्होंने रास्ता किया है कि वो जब व्हील चेयर पे जाते हैं और वो किसी बस स्टॉप पे होते हैं या प्ले ग्राउंड में होते हैं और कोई इमरजेंसी होती है, तो वो सीट से भी नहीं उठ सकते। तो उस सूरत में उनके लिए सबसे अहम चीज ये है कि उसके जो है उनके राइट भी देखा जाए और वॉशरूम की सहूलत उनको दी जाए, जिसको कोर्ट ने अफर्म किया है। हमारे पास जो जजमेंट है मैं नक्शल में बता दूंगा, ये 21 पेज की जजमेंट है
ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और ये 31 पेज की रिपोर्टेड जजमेंट है जो तमाम लोगों में एप्लीकेबल होगी। इसके अंदर जो ऑपरेटिव पार्ट है मैं सिर्फ आपकी इजाजत से वो बता दूं। हाई कोर्ट ने इसमें कमेटी फॉर्म कर दी है जो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, टाउन कमेटीज, म्युनिसिपल कमिश्नर्स, मेयर कराची उसके हेड होंगे, जो ये कह रहे थे कि हमारा मैंडेट नहीं है। और MIT2 हाई कोर्ट के जो मेंबर इंस्पेक्शन टीम 2 है, उसके बाद ये तमाम रिपोर्ट्स जमा होंगी, तमाम इंस्पेक्शंस वो करेंगे, तमाम चीज़ों को वो पीरियडिकली देखेंगे और हाई कोर्ट का जज उसको मॉनिटर करेगा। क्योंकि इसके अंदर ये नहीं है कि जजमेंट आके खत्म हो जाएगी, और ये जजमेंट रिपोर्टेड जजमेंट है। मीनिंग देयर बाय इज पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम एवर access to public toilet has been declared as a fundamental right of the citizens. सबसे अहम चीज ये है कि आप कहीं भी जाके किसी भी, चाहे आप कराची में हो चाहे कश्मीर में हो, आप अगर पब्लिक टॉयलेट नहीं है तो यू जस्ट राइट अ लेटर विद रेफरेंस टू द जजमेंट एंड फाइल बिफोर द टाउन म्युनिसिपल कमिश्नर, विद द डिप्टी कमिश्नर, विद द रेलेवेंट मेयर, एंड इफ यू नॉट ओबे दिस डायरेक्शन ही विल वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब हो जाएगा। उसमें 6 महीने नॉन वेरिएबल ऑफेंस है, उसकी वो पोस्ट जा सकती है, तो वो आपको तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का पाबंद होगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि 21 पेज की जो जजमेंट है, जो जाहिद साहब ने कहा, यूआरएस की वेबसाइट पे भी मौजूद है और हाई कोर्ट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप इसको स्टडी कीजिए। इसमें अपने जितने राइट्स हैं, इसमें मोहनजोदाड़ो की तहजीब से लेकर आज तक तमाम जो पूरा 5000 साल का मवाजना लिख है, तो इतनी शॉर्ट पीरियड में मैं उसमें नहीं जा सकूंगा, लेकिन आप इसको पढ़िए और अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना, अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को अगर आप जानेंगे तो आप तरक्की कर सकते हैं। वरना आप लम्ब से डिग्री ले लें या आप NCET से डिग्री ले लें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस कॉन्स्टिट्यूशन की जान लें और एक्सरसाइज करना सीख लें। द मोमेंट यू विल एक्सरसाइज दोज राइट्स, nothing will be impossible in this world, because the word impossible itself says that I am possible. That's all. Thank you. बहुत शुक्रिया जनाब एडवोकेट तारिक मंसूर साहब कि आपने बहुत मुख्तसर वक्त में इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी, खासकर स्टूडेंट्स को, कि ये अपने ग्रुप की शक्ल में जहाँ ये रहते हैं यूनिवर्सिटी के करीब बस स्टॉप पे, तो ये अगर इसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ करें तो आपने इनको एक डायरेक्शन सेट करके दी। फिर इनकी मदद के लिए आप भी हैं, हम लोग भी हैं, और PMA से डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, तो बात आगे बढ़ सकती है। ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। तो अब मैं दावत देता हूँ मोहतरमा मरियम इरम ज़ेब साहबा को, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वेलफेयर ट्रस्ट की। जैसे सर ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मेरा नाम मरियम है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। फर्स्टली मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर आरिफ का, मिस सीमा का, कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे। सेकेंडली मैं एडवोकेट तारिक मंसूर को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना एक तो हमारे लिए अहम कदम उठाया, एंड सेकेंडली इतना एक्सटेंसिवली उन्होंने हमें इतने छोटे टाइम में समझाया कि क्या क्या अभी चल रहा है। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सुनने में तो बहुत नॉर्मल सा लगता है, राइट, कि टॉयलेट डे इज। आज मैं आपको दो पर्सपेक्टिव से चीज़ें बताऊंगी। एक, फर्स्टली एज अ फीमेल एंड सेकेंडली एज अ साइकोलॉजिस्ट। फीमेल के उस पर इट्स 2024, वी नीड टू गेट आउट देयर। बहुत ऐसी फील्ड्स हैं जो फीमेल डोमिनेटेड हैं, जिसमें आप नर्सेस को कह लें, लेडी हेल्थ वर्कर्स, जो छोटे छोटे इलाकों में जाके एजुकेशन अवेयरनेस फैलाती हैं, बच्चों को, फीमेल्स को हेल्प करती हैं, राइट। साइकोलॉजी की फील्ड बहुत हेवीली फीमेल डोमिनेटेड है। उसके अलावा जर्नलिज्म हो गया, एंकर्स बहुत ज़्यादा फीमेल होती है जो और हमेशा कॉन्स्टेंटली ऑन देयर फीट होती है, मूवमेंट करती है, राइट। तो जब कॉल ऑफ नेचर आए वो कहाँ पे जाए? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम, जैसे सर ने बोला कि वो रोड के साइड पे जाके अपने आप को रिलीव कर सके, नहीं। इसकी वजह से भी क्या होता है, वो अपना पानी लेना कम कर देती हैं, वो खाना कम कर देती हैं, जिसकी वजह से मेडिकल इशूज सामने आ जाते हैं, जिसमें आपको UTIs हो गया, आपकी डिहाइड्रेशन होगी, अभी गर्मी के टाइम में हीट वेव्स हो गई, राइट। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन?
सॉल्यूशन फर्स्टली जैसे सर ने बताया कि यू फोकस ऑन क्या प्लेसमेंट किधर कर लो। इंडिया में GWMC ने 38 पब्लिक वॉशरूम्स बनाए थे विद प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल थी। हाउएवर जितना उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि यूज़ होगा उतना यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद फिर से एक रिसर्च की गई जिसपे उन्होंने फाइंड किया कि रीजंस क्या हैं कि व्हाई दीज पब्लिक टॉयलेट्स नॉट बीइंग यूज्ड। उसमें सिंपली उन्होंने ये बताया कि जो उनकी प्लेसमेंट है, जिस जगह पर वो प्लेस हो रहे हैं, दैट इज हेवीली मेल डोमिनेटेड, तो उनको सेफ्टी इश्यूज बुरे लगते हैं। इट्स वेरी डर्टी, वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल नहीं है। एंड इट्स नो सीक्रेट दैट देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अ फीमेल बॉडी एंड अ मेल बॉडी। फीमेल्स को बायोलॉजिकली हार्मोनली वॉशरूम जाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, whether they are pregnant or not। उसके अलावा जब स्पेशल इश्यूज आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज फैक्टर आ जाता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ लोग आ जाता है, उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, दीज आर ऑल द इश्यूज जो बहुत प्रिवेलेंट है हमारी सोसाइटी में। तो अगर कोई फीमेल है और उनके साथ साथ में ये वाले इश्यूज भी हैं, उनका डबल इम्पैक्ट उनके ऊपर आता है, राइट। Now let's move on to the psychological impact of these issues. यहाँ पे OCD किस किस में होता है? OCD. Yes. And what do you think it is? Is it just keeping yourself clean और एक ही जगह पे सारी चीजें रखना? Is it just that? Yes. It's a very deep and vast topic जो हमारी सोसाइटी में बहुत प्रिवेलेंट है, स्पेशली मुस्लिम्स के बीच में, क्योंकि हमें बताया गया है जो सफाई है वो निफ्स ईमान है, राइट। रहता था कि कहीं हम नापाक तो नहीं है, क्या मेरी नमाज कबूल हो रही है या नहीं। सिमिलरली जो ओल्डर पॉपुलेशन है उनमें भी ये कांस्टेंट वरी रहता है कि कहीं मैं नापाक तो नहीं हूँ, मेरी नमाज हो रही है या, ठीक है। तो उसकी वजह से कौन से बिहेवियर सामने आता है, अगर वो वॉशरूम जा रहे हैं वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा वॉश कर रहे हैं, अपने हाथों को, अपने पाँव को, इतना कि उनको घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। वॉशरूम साफ हो गया, फिर से दिमाग में वही कंपल्जन, वही थॉट राइट होनी चाहिए किस जगह पे वो होना चाहिए। आई वुड लाइक टू रीड यू लिटिल पैराग्राफ ऑफ एन इंटरव्यू जो एक लड़की का किया गया था जो ऐसे एरिया में रह रही थी जहाँ पे वॉशरूम रेडी अवेलेबल नहीं थे, घर में पानी नहीं था, इस वजह से उनको बाहर जाके अपना बिजनेस करना पड़ रहा था। So she said that I could go to the washroom at any time provided that it was not too late. That was until 2 months ago when I almost became a victim of rape. You have to walk about 10 minutes to use the washroom. I did not report it because one of the foremen involved was well known and told me that if I reported to official authorities, they would look for me and deal with me. Right? तो इधर एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, स्पेशली इन पब्लिक प्लेसेस। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वर्क वेल एजुकेटेड हो, वहाँ पे जो लॉक्स के सिस्टम है, जो दरवाज़ों के सिस्टम है, वो सारे वेल प्लेस्ड एंड वेल बैलेंस्ड हो, जिसका मेंटेनेंस भी बार-बार होता है। क्योंकि जस्ट लाइक सर सेड, पहले वॉशरूम से ऐसा नहीं था कि रेस्टरूम नहीं है पाकिस्तान में, रेस्टरूम पाकिस्तान में प्लेस बनाए ही नहीं गए हैं, दे वर देयर, लेकिन ओवर टाइम क्योंकि उनकी मेंटेनेंस खत्म हो गई, किसी ने उनका ध्यान नहीं रखा, ख्याल नहीं किया, सफाई नहीं की, टाइम गुजरता गया एंड वो खत्म हो गए, राइट। सो वी हैव टू मेक श्योर एज अ कम्युनिटी, एज पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि अब अगर हमारी राइट्स हमें मिल रही हैं, वी सिक्योर देम, वी टेक केयर ऑफ देम। दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू। कि आपने बहुत टेक्निकल गुफ्तगू की। सफाई हम सबकी ज़रूरत है और सफाई निस्फ ईमान है। अभी हमें उस स्टिग्मा से निकलना होगा कि सफाई निस्फ ईमान है बशर्ते कि कोई दूसरा करे। हमें अपनी सफाई का खुद ख्याल रखना है और उसमें हमें ये देखना है कि मेरी वजह से क्या इशू जनरेट तो नहीं हो रहा सफाई का, तो हमें ये चीज़ें भी अपने ज़हन में रखनी चाहिए। अब मैं ये सारी गुफ्तगू पर बात करने के लिए एक ऐसी हस्ती को दावत दे रहा हूँ जो अर्बन रिसोर्स सेंटर के चेयरमैन हैं, शहर के मसाइल पे अथॉरिटी समझे जाते हैं और बात करने
के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये शहर के अहम इशू पे वो बात करें। मिस्टर आरिफ हसन। तारिक मंसूर साहब ने तो अपना सफर सारा हमारे सामने रखा, वो बहुत इंस्पायरिंग है। और इसके अलावा जो कानून है उनका हमारा दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दरखास्त करूँगा सीमा से, राइट से, कि अगर इनका जो बयान है सारा उसको आप ट्रांसपेरेंट करवा सकें तो बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए फायदेमंद। मरियम साहिबा ने जो बातें की मेरे ख्याल में वो जो मेरे पेशे से मैं आर्किटेक्ट हूँ। यहाँ कितने बच्चे हैं जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स नहीं है? कोई नहीं है। वो काफी है। तो ये बताएं, आपको कभी टॉयलेट डिजाइन करना सिखाया गया? टॉयलेट डिजाइन करना कभी आपको सिखाया नहीं सिखाया गया? अच्छा, और डिसेबल्ड पर्सन का टॉयलेट डिजाइन करना सिखाया गया? वो भी नहीं सिखाया गया। तो विमेंस टॉयलेट को डिजाइन करना सिखाया ही नहीं गया होगा। तो एक वायदा तो मैं करता हूँ कि आपके जो उस्ताद हैं उनसे मैं कहूँगी आपके टेलीविजन में डाला था कि मरियम साहिबा ने बातें की हैं वो डिज़ाइन में कैसे आ सके इस तरह से, और जो डिसेबल्ड का है वो भी किस तरह से आ सके, जिनकी इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी अहमियत रखती हैं जो डिज़ाइन करना नहीं सिखाया जाता। दूसरी बात जो है मेंटेनेंस का बहुत जिक्र हुआ। मेंटेनेंस भी ऐसी के लिए भी इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है कि मिनिमम मेंटेनेंस हो, वो भी मुमकिन है। उसमें भी आज ये बातें सुन के उस पर जो गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये किसी तरह से जो करिकुलम है आर्किटेक्चर स्टडीज़ के उनमें दाखिल हो सके। आपके यहाँ रजिस्टर 400 कुछ मार्केट्स हैं, उनकी हमारे पास लिस्टिंग भी है, उनकी लोकेशन भी है, और इनमें से सिर्फ 11 मार्केट्स हैं जिनमें टॉयलेट्स हैं। तो ये मर्दों का भी मसला है, सिर्फ औरतों का नहीं है। औरतों का ज़्यादा है जो बयान कर दी गई है। अगर मैं आपको बात बताऊँ, मेरे ख्याल में 1984 था, हुकूमत पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि खड़े होकर पेशाब करना इस्लाम में मना है, और जहाँ भी यूरिनल्स हैं उन सबको गिरा दिया जाए। तो इस शहर में बेशुमार जगह यूरिनल्स थे, बेशतर पाकिस्तान के बनने के बाद बनाए गए, वो सब तोड़ दिए गए। ये पब्लिक प्लेसेस में भी थे, ये कॉलेजेस में भी थे, ये यूनिवर्सिटीज में भी थे, एयरपोर्ट्स में थे, ये आपके इसमें थे इंडस्ट्रीज में थे, उन सबको निकाल दिया गया। इससे एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ। ये जो कहते हैं कि मर्द कहीं भी खड़ा होकर पेशाब कर सकता है, उसकी वजह ये कि उसके पास भी कोई जगह नहीं है कहीं जाने की, जबकि पहले थी। तो इन सब चीज़ों को मेरे ख्याल में कल्चरली भी देखना पड़ेगा, और इनको कल्चरली भी देखने के लिए जो मरियम साहब आपकी बातें सामने रखती हैं उसका भी जरूर गौर करेंगे, ये बहुत अहमियत रखती है। और आप लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर आप इकट्ठे होकर कोई ग्रुप बना सकते हैं, इसको टॉयलेट का मसला आगे ले जा सकते हैं। तारिक साहब हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप इसको किसी शक्ल में भी आप आगे ले जाना चाहते हैं। हमारे जो जाहिद है, सीमा है, ये इनके साथ मिल के आप अगर कुछ करना चाहते हैं वो भी मुमकिन है। तो ये अब आपके हाथ में है, और ये हमारे दो साथी जो हैं इनके हाथ में है कि इसके नतीजे में कोई बात आगे हो सकती है या नहीं।
आखिर में आप सब लोग आने का बहुत बहुत शुक्रिया और गुजारिश आपके बारे में। और शुक्रिया। जिस तरह आरिफ साहब ने बताया कि ये फीमेल के साथ मेल भी, फीमेल, शीमेल सबका इशू है, स्पेशल लोगों का भी इशू है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, आप लोगों से पेशगी माजरत कि शहर के हवाले से ये अहम इशू था और आप लोगों ने दिलचस्पी ली। इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कितना अहम इशू है कि आज हमारे यहाँ बहुत कम इतना ज़्यादा हाउसफुल का बोर्ड लगता है। तो ये एक आप लोगों की तरफ से इंटरेस्ट लेने का भी शुक्रिया। अब हाउस ओपन है, मौजू के हवाले से आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मौजू के ऊपर गुफ्तगू हो। और आज कुछ स्टूडेंट्स, कुछ सिविल सोसाइटी के दोस्त, PMA है, प्रोफेशनल अदारा, यहाँ पे HRCP के दोस्त भी बैठे, तो कोई ऐसी हम मुबारकबाद दूंगी कि बहुत अहम और बहुत अच्छा प्रोग्राम। और तारिक मंसूर साहब से मेरे 2 सवाल हैं कि आपके सर पर ना हेलमेट है ना कोई हिफाजत है, आपने आवाम को मजीद अगर जगाया तो आप तो फंसे ही पूरी तरह से कि बुनियादी चीज़ें नहीं हो रही, आपने पूरी तफसील दे दी कि ये भी हमारा राइट है, ये भी हम आप हमारे राइट किया। 90s में एक सेनेटर थे, उन्होंने आवाज़ उठाई थी और अपने फ्रेंड से वॉशरूम बनाने चाहते थे, लेकिन वो भी नहीं बनाने दिए गए। और जब से मैं एक रिक्वेस्ट डालती रहती हूँ कि माजूर अफराद जिन्हें 2 बार मेंटली साउंड, इन्हें हम ट्रेन करते हैं कि ये ज़िंदगी के आम कैसे आए, लेकिन जब इनकी दस्तरस में वॉशरूम जैसी जगह भी ना हो। लेकिन आपने जिक्र किया क़वानीन में कि इनका जिक्र है, तो मैं आपका पहले सवाल का जवाब मेरी जेब में ही है। ये मेरे पास अपनी ग्रेवयार्ड के एलोकेशन का लेटर है, पिछले 6 साल से मैं लेके भेज रहा हूँ, लेकिन KMC एक्सेप्ट नहीं करती। तो जो बंदा सर पे कफन मान के लिख रहा होता है ना, ये 6 साल पुराना लेटर है ग्रेवयार्ड एलोकेशन का अपने लिए। तो KMC को भी पता है कि जो बंदा अपनी जेब में अपनी कबर का लेटर लेके घूम रहा होता है, तो द मैन विदाउट फेयर इज द मैन टू बी अफ्रेड ऑफ। तो ये आज तक मुझे एलोकेट नहीं हुआ। दूसरा यहाँ से ये बात है कि मैडम आपको भी पता है कि हमारे लॉन्ग लिस्ट ऑफ केसेस हैं, मेरे जो लैंडमार्क केसेस हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़, डॉन में आपको रिपोर्टेड केसेस आ जाएंगे। सिंध में कंज्यूमर कोर्ट्स हमने बनवाए, नैब की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन रूल्स मैंने बनाए, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ट्रांसजेंडर को रिमूव हमने उसकी कोशिश की। उसके अलावा ओवर थेफ्ट ऑफ केसेस रूल्स हैं, इलेक्ट्रिक मैटर्स हैं, अभी 1039 जो आपका डॉग बाइट हेल्पलाइन है, रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम से वो किया। चीज़ें बहुत हैं। और अभी सबसे बड़ी यहाँ आर्किटेक्ट के स्टूडेंट से मैं उसी से रिलेटेड बात करूँगा। सबसे अहम चीज़ ये है कि कराची का 1923 से लेकर आज तक 5 मास्टर प्लान बने, लेकिन कोई लीगली नोटिफाई नहीं हुआ। हमारे कहा जाता है कराची के अंदर जैसे सर्वे उसमें करेंगे, नोटिफाई जो अभी हुआ वो 2007 का मास्टर प्लान था। सर्वे कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान के आप मेंबर थे, वो 2007 के बाद गायब हो गया। मुस्तफा कमाल और नसरीन जली उस जमाने में मेयर थे और वो डिप्टी मेयर थे, और उस जमाने में सर्विस कमेटी के मेंबर थे, तमाम इदारों के मेंबर थे। तो पूरी कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान विजन 2030 पाकिस्तान के तहत बना था, और वो फिर 2000 सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस भी दी, रिव्यू नोटिफाई नहीं हुआ। तो आप समझे हमारे यहाँ माफिया कैसे काम करती है, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स इंपोर्ट्स किए उनका उसमें स्टे खत्म हो जाएगा। लेकिन उस मास्टर प्लान के तहत कराची का पूरा डेवलपमेंट प्लान, चाहे वो ब्रिजेस हो, रोड्स हो, पार्क्स हो, प्लेग्राउंड्स हो, अंडरग्राउंड लाइन हो, अंडरग्राउंड ट्रेन्स हो, तमाम मैकेनिज्म डिफाइन हो चुका है। इवन कंट्रोलमेंट बोर्ड्स भी उसमें ऑन बोर्ड है, KPT भी इन्वॉल्व है, कराची आपका रेलवे भी इन्वॉल्व है, तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। तमाम जो 17 एजेंसीज हमारे शहर में काम कर रही होती वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। वो नोटिफाई हुआ 2018 अक्टूबर में, उसके बाद फिर गायब हो गया। 31 मई को कराची हाई कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको नोटिफाई करके इम्प्लीमेंटेशन का 12 अगस्त की डेट दे दी। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। और SBC के रूल्स जो 40 साल से नहीं बने थे, 1979 से SBC के अपने बिल्डिंग कंट्रोल के रूल्स नहीं मौजूद थे, रेगुलेशन मौजूद थे, वो भी बनाने के लिए असेंबली को डायरेक्शंस दे दी हैं और 2 मंथ्स का टाइम दिया है। तो देखें चीज़ें हो रही हैं।
ऐसा नहीं है कि हो रही है। उसको 12 अगस्त की डेट दी। आप जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो कराची स्टेट डेवलपमेंट प्लान उठा के पढ़ लें, 250 पेज का डॉक्यूमेंट्स है। आपका आर्किटेक्चर अर्बन प्लानर हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं है सर, तो मौजूद है। मास्टर प्लान को अब हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि मास्टर प्लान डिपार्टमेंट में कितने अर्बन प्लानर है, तो उन्होंने बताया कि जो उसको मास्टर प्लान का डीजी है वो बीए पास था। तो जब ये हाल होगा, जिस शहर के अंदर दुनिया का 7वां बड़ा शहर है उसके अंदर अर्बन टाउन प्लानर्स ही मौजूद नहीं है, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे। लेकिन वो चीज़ें आप बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और मैं ये कहूँगा कि जैसे वॉशरूम्स की जो जजमेंट है ये तमाम लोगों से मुताल्लिक है। इसमें अवेयरनेस के भी हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं और ये वेबसाइट पे 3 ज़बानों में मौजूद है। ये वाहिद जजमेंट है जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि उर्दू, इंग्लिश और सिंधी में अपलोड की जाए, ताकि तमाम ये मीडिया भी अभी कैंपेन चलेगी, तमाम चैनल्स पे भी इस पे ऐड आएंगे, इसकी कमिटीज बन रही हैं। उसके बाद ये आपका राइट है, लेकिन गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती। अदालत ने डिसीजन दिया, 21 पेजेस का इसके ऑपरेटिव पार्ट्स मौजूद हैं। आप इसमें जो चीज़ें हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की, वो आपकी जिम्मेदारी एज ए सिटीजन कि आप उसमें लेटर लिखिए, एप्लीकेशन लिख के उसको इम्प्लीमेंट कराएं। 100% हर पब्लिक सर्वेंट इसको इम्प्लीमेंट करने का पाबंद है, वरना वो अपनी सर्विस खो देगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी, उसकी सर्विस खत्म। ठीक जी, अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर हीरालाल रोशन नाम है, मैं मेंटल हेल्थ और साथ में सबसे पहले आपका शुक्रिया अदाय साहब और साहब का भी शुक्रिया कि आज का जो मौजूद है तो बहुत ही एक समझने के यानी कि लोगों की नज़र बहुत छोटा लेकिन बहुत बड़ा इशू जो बेसिक राइट है हमारा, जो जैसे वकील साहब ने भी बात की और सैकड़ा ने भी बात की। तो मेरे कहने का मकसद जब ये आपने शुरू किया तो इसमें किसी भी यानी कि गवर्नमेंट के नुमाइंदों जैसे मेयर साहब हैं या पंचायत के वजीर सबको बुलाते ताकि उनसे भी कुछ उसको कुछ कमेटी का मेंबर हो। इस कमेटी के जो आप बना रहे हैं उसके जो है वो वॉलंटरी मेंबर बनने के लिए जा रहे हैं। असल मनोज साहब हमारे साहब इसमें ये भी हैं और ये वैसे भी काम करते रहते हैं इस हवाले से। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि वकील साहब ने एक बात की थी, आपके घरों में पानी भरी आता है तो से आता है, तो जिस तरह से ऐसा जो पानी इनको को लेते हैं, जिस तरह से मेरे ख्याल में अगर पब्लिक टॉयलेट के इसी तरह के जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से इनिशिएटिव लिए जाए और फिर जहाँ पर भी बनाए जाए, यानी किसी को उसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाए, तो वो जैसे हम मुख्तलिफ जगहों में जाते तो वो वहाँ पर जो उन्हें सैनिटरी वर्कर्स बिठाए हुए होते हैं, तो इस तरह से मेरे ख्याल में अगर ये इशू भी जो है वो रिजॉल्व हो सकता है कि अगर हम वहाँ पर सैनिटरी वर्कर्स प्राइवेट लेवल पे करके लोगों का जो बेसिक मेन राइट है उसको इस तरह से हम हल कर सकें। तो आपने बहुत अच्छा जो है वो टॉपिक आज का रखा है, तो मैं इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ और जो इसी को भेजा उसको बेशक आप भले लोगों को उसमें इन्वॉल्व करें। बहुत शुक्रिया, आपकी तजवीज़ अच्छी है। हम कोशिश करेंगे, पहले मैंने बुलाया है लेकिन हम कोशिश करेंगे आइंदा हम कोशिश करेंगे कि इस अहम मौजू पर यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी को बुलाया जाए और एडवोकेट साहब को भी बुलाया जाए और आप भी उसमें हो, ताकि हम लोग सब मिलकर इसके ऊपर बात कर सके और ये भी वहाँ पहुँच जाए। एक कंसर्न है कि जैसे अगर गवर्नमेंट की आपसे जो है तो फिर कभी हल नहीं हो सकेगा, उसको प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे लाया जाए, उसमें भले पैसे दें 10 रुपये 20 रुपये जो लिए जाते हैं उससे रोजगार भी लोगों को मिल जाएगा, जो रोजगार मिल जाएगा। लेकिन जैसे पानी एक ये खुली हकीकत है कि पानी में हम पैसों से लेते हैं ना, सब बेशक हर महीने बिल भी आता है कोर्ट का, लेकिन पानी जो है टैंकर से आता है। तो इसलिए ये भी जो टॉयलेट्स का जो मसला है इसको इस तरह हल किया। इसमें सिंध हाई कोर्ट ने इसमें हमने पहले ही कहा था कि इसको बिजनेस नहीं बनना चाहिए। हमने इसमें प्रपोजल ये दिया था कि आप जो है टॉयलेट्स के जो अगर पोर्टेबल टॉयलेट्स बनाते हैं या दूसरा अगर आप जापानीज मॉडल को फॉलो करते हैं, उसके अंदर बेसिन की टंकी के ऊपर जो आपका फ्लश टैंक होता है उसके ऊपर बेसिन लगा होता है, जापान में उसमें हाथ धोते हैं और उसका पानी जो है फ्लश होकर टैंक पे जाता है। वो टैंक फिर उसको नेक्स्ट फ्लश आउट के लिए होता है। तो 3 आवर्स का कंसेप्ट यूज करते हैं, रिडक्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज। तो आप हम कर सकते हैं। तो जो कमेटी सिंध हाई कोर्ट ने बनाई है वो हाई पावर्ड कमेटी है और MIT2 में आपको बता दूं कि MIT2 जो होता है मेंबर इंस्पेक्शन टीम 2 होता है, वो कहीं भी छापा मार सकता है, वो तमाम पावर्स उसके पास होती हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट भी छापा मार सकता है, तो वो हाई पावर्ड होता है। वो रिपोर्ट बना के फिर जज साहब को इन चैम्बर वीकली और मंथली देगा। यहाँ से आपसे जरूरत इस बात की है कि आप अपने कंसर्न, आप गुलशन टाउन में रहते हैं, जिना टाउन में रहते हैं या जमशेद टाउन में रहते हैं, जो अपना टाउन और यूसीज है
वहाँ ये जजमेंट अपनी राइट अपनी एक कवरिंग लेटर के साथ उस एरिया को आइडेंटिफाई करें कि कौन से बस स्टॉप्स हैं, कौन से चौक्स हैं जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड हैं, कौन से एरियाज हैं जहाँ फॉर एग्जांपल वुमेन कॉलेजेस के अतराफ में अगर कोई बस स्टॉप्स हैं वहाँ ज़्यादा है, कोई पब्लिक प्ले ग्राउंड्स है जहाँ आप देखने वाली है। तो देखिए आपको अपना अपना रोल भी प्ले करना होगा। वो लिस्ट बना के कवरिंग लेटर के साथ उस जजमेंट की कॉपी का रेफरेंस देते हैं, आपके पास मौजूद है इंटरनेट पे भी, उसकी कॉपी आप साथ अटैच करके कवरिंग लगा के ये हमने आइडेंटिफाई किया एज अ सिटीजन, मैं अपने ये प्रपोज करती हूँ, तो ये वो कमेटी के साथ भेज दें। एक कॉपी आप हमें भी दे दें ताकि हम उसको, अगर नहीं होता तो हम कंटेम्प्ट उसको फाइल कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन हो। आप उसके साथ 2 तस्वीरें देंगे उस एरिया की जो आइडेंटिफाई किया है, उसको अपने लेटर के साथ अटैच करेंगे, एक जजमेंट की कॉपी होगी, एक कवरिंग लेटर होगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से फिर तो मिरेकल भी मुश्किल होती है। जी बहुत शुक्रिया आपको। जी जी आइए मेरा नाम शाइना थी, मैं सिविल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज यहाँ पर आई हूँ और स्पेशली मैं किशोर ज़हरा को शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन्होंने हमें हर जगह जो है पर्सन विद डिसेबल की आवाज़ उठाती है, वो पर्सन विद डिसेबल की एक आवाज़ पे चाहे वो दिन हो या रात हमारे साथ खड़ी हो जाती है। और आज अगर कि मैं यहाँ पर आकर बोल भी लेती हूँ तो इसके पीछे बाजी का मेहनत है। बेसिकली मेरा ताल्लुक बल्तिस्तान से है और मैंने यहाँ पर आकर ये पर्सन विद डिसेबल राइट्स क्या होते हैं, यौन पर कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें बाजी के साथ रहकर ये सारी चीज़ों को मुझे पता चला कि मेरी राइट्स कहाँ कहाँ है और मुझे किन किन प्लेटफॉर्म से जाके बात करिए अपनी राइट्स के लिए। सर मेरा पहले सवाल ये है कि आप लोग जहाँ तक अभी यूथ की बात कर रहे हैं कि हमारे स्पेशली वुमेंस के लिए ऐसे वॉशरूम्स होने चाहिए, तो आप मुझे ये बता दें कि जो पर्सन विद डिसेबल है वो अभी जैसे बाजी बोल रहे थे वॉशरूम तो बहुत दूर की बात है, हमारे लिए तो एक रैंप का जो है ना बहुत बड़ा मसला होता है। मेरे सामने मैं एक ऐसे इदारे में रहती हूँ जहाँ पे 150 से ज़्यादा पर्सन विद डिसेबल स्पेशली लड़कियाँ होती हैं और वो लोग पढ़ी लिखी भी होती हैं, ये बात में उनको बहुत अच्छे जॉब्स के मौके भी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बैंक कंपनीज उनको जॉब दे भी लेती है, पर वो जब वहाँ पे जाती है ना सर उनका सबसे बड़ा इशू जो है वो वॉशरूम का ही होता है। वहाँ पे वॉशरूम एक्सेस नहीं होते जिसकी वजह से वो लोग इंटर्नशिप तो दे देते हैं पर बाद में उनको 1-2 महीने जॉब क्लियर रख भी लेते हैं, फिर ये होता है कि उनका वही वॉशरूम का इशू आता है, उनके लिए पूरा वॉशरूम को जो है एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो लोग वापस जो है ना करके भेज देते हैं। सर मेरा सवाल आपसे ये अभी जो वॉशरूम्स बनेंगे तो इसमें पर्सन की डिसेबल के लिए आप लोगों ने कितनी वॉशरूम्स रखी है जो भी स्पेशली पर्सन की डिसेबल? देखिए इस पे देखिए हमने जो आइडेंटिफाई करके किए थे कराची में हमने 800 से 900 जो पुरानी असेसमेंट थी, लेकिन अब जो असेसमेंट हमारी रफली एस्टिमेटेड है कराची का कश्मीर, तो वो तकरीबन 3400 वॉशरूम्स इनको बनाना पड़ जाएंगे। तो 3400 जो है अप्रॉक्स जो टोटल वॉशरूम्स होंगे, ये एक मेगा प्रोजेक्ट होगा। अब हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी आइटम है, तो इसके अंदर यूएन वर्ल्ड बैंक और यूएन भी ताउन करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यूएनएसएफ में बच्चों के भी इसमें कंट्रीब्यूशन है कि बच्चों का भी इसमें देखा जाएगा। इसकी जो तमाम वर्किंग है, देखिए ये 3 चीज़ें, ये पब्लिक टॉयलेट्स का केस है, इसके बाद सिन बिल्डिंग कंट्रोल के रूल्स फॉर्मुलेशन हो रहे हैं 1979 के बाद फर्स्ट टाइम, वो भी हमारा केस है। तो हमने कहा कि देखिए वो चीज़ को आप स्लो डाउन करें, अगर रूल्स बन गए और ये चीज़ हो गई तो उसको अलाइन कैसे करेंगे, हार्मोनाइज करने के लिए। और इसके साथ साथ कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट मास्टर प्लान का जो इम्प्लीमेंटेशन है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, तो विजन 2030 का है, उसके अंदर भी मॉडल मौजूद है। इन तमाम को हार्मोनाइज करना पड़ेगा, तो ये तमाम एक बेस पे चलेगा। अगर हम एक को फास्ट ट्रैक पे ले जाएंगे, एक को स्लो ट्रैक पे ले जाएंगे, तो अगर आप उसको एक साथ हम अलाइन करेंगे तो पहले हमको सामने मॉडल देखना पड़ेगा, फिर विजन 2030 जो पाकिस्तान का मॉडल है जो उसको एक्सटेंड करना था उसके साथ अलाइन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ सिर्फ ऐसी नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये पूरा शहर का मॉडल है और सर ने भी उस पर वर्किंग की हुई कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान पे, तो ये चीज़ इंटीग्रेटेड होगी। और इसलिए हाई कोर्ट ने मास्टर अर्बन डेवलपमेंट प्लानर्स की खदमात भी मांगी है और टाउन प्लानर्स की भी खदमात मांगी है, जो इससे पहले नहीं थी। इदारे जिम्मेदारियाँ डालते थे, एसबीसी जिम्मेदारी डालता था, केडीए पे केडीए जिम्मेदारी डालता था कि एसबीसी के 9th फ्लोर पे जो मास्टर प्लान बैठा वो उसका जिम्मेदार है, लेकिन शहर का जो मास्टर प्लान है वो सब एक दूसरे से छुपा रहे थे। वही वजह होती थी कि जो उसमें एक्चुअल एरिया आपको नहीं पता चलता था कि अब इसके अंदर जियो टैगिंग भी होगी और इसमें तमाम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो किया जाएगा। और वो मॉडल इसमें मेयर कराची कमेटी के सरबराह इसलिए बनाया गया क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि जी हमारे उसमें कोर फंक्शंस भी नहीं आता, लेकिन जब हमने इसको साबित किया तो हाई कोर्ट ने इस कमेटी का सरबराह भी इसलिए बनाया है ताकि इसके अंदर तमाम इदारे ऑन बोर्ड होकर काम करें। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई उसके बाद होगी कि उसके अंदर कितने परसेंटेज है। मैंने इसलिए आपसे कहा कि इसमें हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन है कि आप अपने अपने एरिया से, देखिए जर्मनी में
जर्मनी क्यों तरक्की करता है, उसकी भी एक वजह मैं आपको बताऊँ। जर्मनी में 5 बजे के बाद अगर वो घर चले जाते हैं, तो वहाँ मेरे एक दोस्त गया तो उसने बताया कि वो वहाँ एक दफ़ा वो रात में कुछ चीज़ भूल गया, तो घर गया, घर से दोबारा वो जो कंपनी गया तो रात में 9 बजे के करीब कुछ लोग कंपनी में काम कर रहे थे। तो उसने जाकर पूछा तुम लोग ऑफ थे, तुम क्यों काम कर रहे हो? तो उन्होंने कहा हम शाम तक जॉब के लिए काम कर रहे थे, या रात में हम कुछ वक्त अपने उनके लिए काम कर रहे थे। तो देखिए हमारे में और उनमें ये फर्क है कि देखिए जॉन एफ कैनेडी ने कहा था आस्क नॉट व्हाट दिस कंट्री हैज गिवन टू यू, आस्क व्हाट यू हैव गिवन टू दिस कंट्री। आप अगर अपने एरियाज को आइडेंटिफाई करके एक पिक्चर उसने डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज का जाना ही है, उसके एविडेंस के साथ एक कवरिंग लगा के भेज देंगे और उसके एक कॉपी अपने पास रखेंगे, तो दिस विल काउंट अ लॉट। आप ज्यादा असेस कर सकते हैं अपने एरिया में कितने डिसेबल है। जैसे आपने कहा कि आपके एरिया में बहुत है, लेकिन मैं अगर मेरे की जगह हूँ तो मुझे तो नहीं पता कि किस एरिया में है। लेकिन आप अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, एक कॉपी आप रखेंगे, तो डेफिनेटली इदारे इतने भी मतलब बेख्यार नहीं है। हाईकोर्ट की जजमेंट्स मौजूद है और MIT ग्रुप्स की इंस्पेक्शन होगी, मंथली इंस्पेक्शन का मॉडल भी डिफाइन है। आप जजमेंट पढ़ेंगे तो आपकी तमाम कंसर्न उस पर एड्रेस हो जाएंगे, इसलिए इसको 3 लैंग्वेजेस पे अपलोड की गई है कि आप उसका रोल भी प्ले करना है उसमें। ये विन और विन कंडीशन होगी, इसमें आपका रोल भी अहम होगा, आप भी मेंटेन करेंगे उसको। ये नहीं है कि आप उसकी टूटी तोड़ दें या उसकी लॉक तोड़ दें या दरवाजे के हैंडल निकाल के ले जाए, और आपको भी इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। सब मेरा नाम डॉक्टर नवीन है और मेरा नाम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से है और मैं कोऑर्डिनेटर ऑफ रिसर्च एनालिसिस। बहुत अच्छा सेमिनार है और बहुत ही बढ़ाने के हिसाब से वो करने के सब कुछ होना चाहिए। मेरा सवाल नहीं बल्कि एक कमेंट है। कमेंट ये है कि इस वक्त जो मशरूम आप बनाते हैं उसके अंदर 2 तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो आपका दूसरी होता है और एक आपका कमोड होता है। दूसरी जनरली पब्लिक यूज करती है और सपोर्ट करें वो लोग के जो दूसरी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनकी मजबूरी होती है। तो आपने अगर इन दोनों में से एक लगा दिया तो दूसरा जो है वो बेकार हो जाएगा, दूसरा दूसरों के लिए बेकार हो जाएगा, वो दूसरी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ की बाई अंदाज हमारी पब्लिक जो है उसको बुरा ना माने इस बात को कि लोग जो है वो मशरूम को इस्तेमाल करने का जो सलीका है उससे वापस, और आपने अगर ये दोनों लगा के छोड़ दिए तो जिस पर दूसरा इस्तेमाल करना नहीं आता और दूसरी में या दूसरा इस्तेमाल करना नहीं आता तो दूसरे कंट्रोल के अगर नहीं है, तो अगर इनकी ट्रेनिंग और इनको अगर आगाही नहीं दी गई, अगर ये बना के हमने छोड़ दी, लोग उसमें इतनी गर्म मचा देंगे कि दूसरों के एक आदमी 2 आदमी इस्तेमाल करने के बाद तीसरा आदमी उसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं बनाने की, इसके साथ साथ हमें इसकी भी कोशिश करनी चाहिए, लोगों की ट्रेनिंग भी की जाए, लोगों को आगाही भी दी जाए। इस तरह से आमतौर पर दुनिया पे इसके ऊपर होता है, ये बहुत जरूरी है। मतलब ये कि इसकी हिफाजत जो है वो हद खत्म हो जाएगी, इसकी हमारे इस्तेमाल। डॉक्टर टीपू साहब आपको 2 जुमले कह रहा हूं। डॉक्टर टीपू सुल्तान, मेरे पास तो बहुत सारे जुमले हैं, 4-5 मिनट चाहिए, बात कर रहे हैं आप। सबसे पहले तो मैं आगाही देना चाहता हूँ सेहत के हवाले से, क्योंकि जिस समाज में, जिस शहर में, जैसे कि आपने बड़ी अच्छी बात बोली सारे मंसूर साहब ने, ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं। अभी आपने बड़ा वाज़ेह कहा कि ये बुनियादी हक है सेहत और तालीम, तो सेहत हमें अवेलेबल नहीं, और ये जो टॉयलेट का मसला ये तो बहुत ही बुनियादी वजह है। और सेहत के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ सब लोगों को कि अगर टॉयलेट ना हो और मजबूरी में आदमी परेशान घूमता रहे तो 4-5 बीमारी ऐसी है जो होनी ही होनी है। सबसे पहले तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि मरियम ने भी मेंशन किया, मर्द हो या औरत हो उसको गुर्दे का मसला, गुर्दे में पत्थर, मसाले में पत्थर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो होना ही होना है। इसलिए कि या तो पानी कम पीता है डर के मारे, या फिर यूरिन को होल्ड करके रखता है, और जाहिर है जो होल्ड कर रखेगा तो उसकी जो गंध है वो पत्थर की शक्ल अख्तियार कर देती है। और हमारा SIUT इस मामले से भरा हुआ है, और ख़ास करके अंदरूनी सिंध थे और तपाक करके मरीज जहाँ पानी कम पीते हैं पत्थर ही पत्थर है उनके हर जगह। दूसरी बात ये कि कब्ज़ की बीमारी बहुत आम होती है, पानी कम पीते हैं और बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं, तो कब्ज़ की बीमारी ऐसे लोगों को आती है, जो कि सेकंड खौफनाक बीमारी है जो उसके मसले मसाइल। तीसरी बात ये कि ये शख्स टेंशन में रहता है, परेशानी में रहता है, और मरीज साइकोलॉजिस्ट है, ये शख्स
हाइपरटेंशन का शिकार हुआ है। तो ये ब्लड प्रेशर उसका हाई होता है जबकि उसको चाहे जो भी उम्र हो। दूसरी बात ये कि अगर उसकी उम्र ज़्यादा है तो उसका हाइपरटेंशन हुआ है, इसलिए कि वो पानी नहीं पीता, वॉल्यूम कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है और उसको चक्कर आते हैं और वो उसका सेहत खराब होती है। पांचवी चीज़ ये कि इस टेंशन की वजह से वो चिड़चिड़ा हुआ है और उसके जो नाकाम अपने वर्क में काम करता है, ना घर में होता है, घर में चिड़चिड़ा, इधर चिड़चिड़ा उधर चिड़चिड़ा, इसलिए कि उसको टॉयलेट जाना है चाहे जिस किसी का हो और उसको कोई जगह नहीं है। खवातीन जो बाजार में बाल बच्चों के साथ घूम रही है, कुछ कर रही है, उनके लिए तो बहुत बड़ा जुल्म है और इसका बदलाव जल्द से जल्द होना चाहिए। आपने सारे कानून का हवाला दे दिया, लेकिन भाई मेरे आप ये बताइए कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, किस कानून की बात कर रहे हैं, कौन सा सुप्रीम कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट। तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा और हमारे दोस्त ने बड़ी साफ बात बोली कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से कीजिए। आपने बहुत अजीब मुझे बात बोली थी कि इसको बिजनेस का बनने पाए। तो भाई मेरे इसका ये रनिंग एक्सपेंसेस या उसकी सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आएगी? अगर हम ये सरकार पर छोड़ दें कि ये करें वो करें, इस वक्त हमारे सामने पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं, सिविल अस्पताल वगैरह, तो वहाँ कौन से ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? अगर ये 11 NGO ना हो सिविल अस्पताल में तो सिविल अस्पताल बंद हो जाएगा। अगर 9-10 NGO जिला अस्पताल में ना हो तो जिला अस्पताल बंद हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार पर हम डिपेंडेंट कम से कम हो, अपने कुव्वत बाजू पर भरोसा करें और ऐसी कोई सस्टेनेबल प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेहत का चैलेंज है। क्योंकि हमारे पास चैलेंजेस ऑफ डिजीज बहुत सारे हैं, हमारे पास बर्डन ऑफ डिजीज बहुत सारे हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हर चौथा आदमी डायबिटीज का शिकार है या हर चौथा आदमी हाइपरटेंशन है। ये कोई मजाक बात नहीं है। इस वक्त हम लोग सारी दुनिया में सबसे ऊंचे हैं हाइपरटेंशन में, डायबिटीज में, इस किस्म में जहनी बीमार, हर 5वां बंदा जहनी तौर पर बीमार है। सेहत की डेफिनेशन ये है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। इस वक्त हमारा दोनों का भुगतान है। ये मसला एक ऐसा है कि इसके लिए कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात की जाए, ना कि सरकार को छोड़ दें और 2000-4000 यहाँ से लेकर कश्मीर तक हम बनाएं। कौन बनाएगा, कहाँ से बनाएगा, क्या हरे फरिश्ते आसमान से आएंगे, कोई जिन जिन्नात आएंगे, कौन बनाएगा ये? थैंक यू। तीन सवाल किए हैं, कुछ कमेंट भी किए। मैं आपके सवाल का पहला जवाब दूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। इसके अंदर पूरा मैकेनिज्म जो है ये पूरा कोर्स में डिस्कस हुआ और मैंने डॉक्टर साहब ने शायद मेरी बात अपनी तवज्जो से नहीं सुनी कि कराची स्टेट डेवलपमेंट मास्टर प्लान में जो ग्रेटर मास्टर प्लान सिटी का जो विजन 2030 प्रोग्राम है, ये भी आप कुछ दिन में देखेंगे। ये बहुत हाई लेवल पे अब पूरे कराची में इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी अगस्त से ऑनवर्ड्स, क्योंकि इस पे अब हाई कोर्ट्स भी अपने एक्शंस ले रहे हैं और तमाम जो इदारे भी ऑन बोर्ड हो गए हैं। मैं आपकी सिर्फ मिसाल इस तरह दूंगा कि जब स्टील मिल 2000 आप तो जानते हैं 2010 से आप सुन रहे हैं कि स्टील मिल बंद हो रही है, स्टील मिल बंद हो रही है, 238 अरब का लॉस हो गया, 38 अरब हो गया। 2022 में मेरे पास कुछ MLAs MPs का फोन आता है, मैं नाम नहीं लूँगा, और कुछ सेनेटर्स का जो मुल्कुल वतन है, और उन्होंने कहा और ये तारिक साहब स्टील मिल को बचा लेंगे। और इसमें एक नाम जो है मैं वो नहीं लूँगा, खालिद अब्दुल सिद्दीकी भाई का भी फोन, और उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, उन्होंने इसको बचा लिया। ये मुल्क का असासा है। आप यकीन करें हर आदमी ये बोल रहा था 238 अरब रुपए का डेप्ट है, ये खत्म हो जाएगी। और मैंने केस टेक ओवर किया, 4 साल चल रहा था। मैंने एक फाइल लिखी केस की, तो मैंने कहा कि स्टील मिल क्लोज नहीं हुई, तो आपने बात की, लेकिन आपको अपनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने रिसोर्सेज का नहीं पता इस मुल्क में। जब मैंने केस टेक ओवर किया तो वो बंद स्टील मिल जो थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 महीने में बोला था 90 डेज में इसको क्लोज डाउन करके साढ़े 22,000 लोगों को निकालते हैं, और सब निकल भी गए थे, 4,000 रह गए थे। मैंने टेक ओवर किया और हमने वो 4,000 होल्ड कर दिए। हमने सुप्रीम कोर्ट तक भी मैटर लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने 90 डेज में बोला था अक्टूबर 2022 में। आज इस बात को 2 साल हो गए। 26 अक्टूबर 2023 को स्टील मिल प्राइवेटाइजेशन से डीलिस्ट करना पड़ी, क्योंकि हमने साबित किया 33 खरब रुपए की मालिक है स्टील मिल। 232 अरब रुपए जो स्टील मिल को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर रहे थे, वो ऑडिटर्स भी कोर्ट से भागे। मैं नाम नहीं लूंगा, पाक दुनिया की सबसे टॉप 5 कंपनी थी, और उन्होंने उनको कहा कि आप ऐसे लंदन नहीं जाएंगे, डायरेक्ट जेल जाएंगे। तो 5 ऑडिटर भाग गए और उन्होंने कहा कि जी हमने इतने पैसे लेकर रिपोर्ट बनाएंगे। उसके अंदर हमने फिर भी साबित भी किया, और स्टील मिल आज की तारीख में 19,013 एकड़ जमीन भी रिकवर हो गई, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बजाय गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर चलाने पे भी तैयार हो गई, जब पता ये चला कि उसके पीछे 16 इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो उसको बंद कराने के बोले।
तो देखिए मैं ये बात आप ये ना करें क्योंकि हमने साबित किया कि वो स्टील मिल पाकिस्तान की दिफाई जरूरियात पूरी करती है। 10,000 एकड़ की कानें निकली हैं डोलोमाइट की, 10,000 एकड़ की दालग्रीन के अंदर अनडिस्कवर्ड रिजर्व थे। आप ये नहीं बोलेंगे कि देखें बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता। 33 खरब रुपए की स्टील मिल निकली है, 55 मेगावाट के 3 पावर प्लांट निकले जो बंद पड़ के गए थे। किसने बंद करवाए थे? कराची को बिजली सप्लाई ना हो ताकि आईपीपीस चले। ऑक्सीजन के प्लांट्स थे, ऑक्सीजन के प्लांट्स थे जो कोविड में चले थे, फ्री ऑक्सीजन कर सकते हैं। ये बहुत एक मौजूद है, मगर ये इसका मैकेनिज्म जो है बोर्ड में डिफाइन हो गया था वॉशरूम का, और इसकी जो सस्टेनेबिलिटी का मैकेनिज्म भी डिफाइन हो गया था। फंड्स भी मौजूद हैं, ये भी मैं बता दूं आपको, फंड एलोकेट भी होते हैं, स्टाफ भी मौजूद है। देखिए ये देखिए वही वाली बात है। रहने दीजिए, इसके और बहुत लोग हैं बहुत सारी जो चीजें इस पे बात करना चाहेंगे। एक तो देखिए स्टील मिल अकेला नहीं है, आज तक जितनी भी प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सब खत्म हुआ है। सवाल तो बहुत बड़ा ये है कि कोई क्यों खत्म हुआ है। पिछले 3 फैक्ट्री क्या गया, मैं आपको सीधा ये सब जो प्रॉफिट की चलती थी, ये क्या हो गया? सब नहीं ये वैसे आप जाएंगे खातून का आखिरी सवाल है मौजू के हवाले से बात। प्लीज अगर खामोश हो जाएंगे 1-2 मिनट और बर्दाश्त करें। सर आप जैसे 2-3 और होने चाहिए, तो एक काम करते हैं इस तरह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ज़ाला सलीम है और हम ASD डिप्टी से आए हैं, ऑफिसर इंस्पेक्टर वेलफेयर ट्रस्ट, और हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना लोगों में, कम्युनिटीज़ में। हम उनका अवेयरनेस सेशंस भी करते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं जो लो इनकम ग्रुप है कराची में उनका। अच्छा, मेरा तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ले जाते हैं डिसेबल लड़कियों को और उनको जॉब दे देते हैं, पर 2-3 महीने में ले आते हैं, वापस आ जाते हैं। तो वाई नॉट जो उनको जॉब दे रहे हैं, दे मेक श्योर कि जिनको वो जॉब दे रहे हैं उनके लिहाज से फैसिलिटी बनी हुई हो, बाथरूम में उनके लिए अकोमोडेशन पैदा कर दी गई हो। इसी तरह खाने का जो एरिया है उसमें उनके मुताबिक फैसिलिटीज दे दी गई हो, फिर वो जॉब दे उनको। लेकिन इसमें मैं आपका जवाब दूंगा। देखिए आप बात कर रही है गवर्नमेंट रेगुलेशन की, जो बात कर रही है ये फैक्ट्रीज एक्ट 2014 सिंध का जो लॉ है उसमें भी डिफाइंड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट फेडरल में भी डिफाइंड है, सिंध फैक्ट्री रूल्स 1975 में। देखिए आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज राइट्स दोनों का पता होना चाहिए। जो कंसर्न आपकी चीज उसमें डिफाइंड है वो सिंध फैक्ट्री रूल्स 1975 में डिफाइंड है, ठीक है जी। उसमें कलर भी डिफाइन है कि दीवार पे कलर कौन सा होगा, बल्ब कितनी हद तक का होगा आपको गर्मी ना लगे, इसमें ये भी है कि सारी चीजें सब चीजें डिफाइन। देखिए वो अंग्रेज के बनाए हुए कानून थे, तो पाकिस्तान ने उसको अडॉप्ट किया। दूसरी चीजें अब सिंध का नया कानून आ गया, सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2014। दूसरी चीज ये है कि आपके पास इसी से रिलेटेड ये है कि पाकिस्तान में आज तक पोस्ट नेटल और प्री नेटल लीव्स का कंसेप्ट मौजूद नहीं है। तो पैटर्निटी मैटरनिटी बेनिफिट्स ऑर्डिनेंस 1952 का भी मौजूद है, और अभी सिंध का जो है 2016 में भी आ गया। 90% खवातीन में तो सॉरी टू से किसी से भी पूछने किसी को पता ही है। मुझे लेबर डिपार्टमेंट ने बताया कि हमारे पास कोई खवातीन आज तक उसने एप्लीकेशन नहीं लगाई। तो देखिए जब आपके पास सारी चीज मौजूद है लेकिन आपके पास देखिए अवेयरनेस नहीं है, लॉ मौजूद है, मैटरनिटी बेनिफिट्स ऑर्डिनेंस मौजूद है, प्री नेटल पोस्ट नेटल आपको कितनी लीव्स मिलेगी, पेड लीव मिलेगी, और 6 महीने तक वो आपको निकाल भी नहीं सकता था। लेकिन देखिए आपको अगर राइट्स नहीं पता तो ये कहना कि स्टेट जिम्मेदार है, ये नहीं। देखिए अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में, जापान में आप जहाँ भी जाएंगे लोगों को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो तरह पता है। आप जहाँ भी जाते हैं आपने कभी पेडेस्ट्रियन ढूंढा कि पेडेस्ट्रियन मौजूद है शहर, कभी आपने कभी लेटर लिखा कि जी पेडेस्ट्रियन ये नहीं मौजूद है, कभी आपने डॉन कैडेट को लेटर लिखा, पहले जमाने में फिर भी लिखते थे जंग में, आप लिखे, लेकिन आज के जमाने में कोई नहीं लिखता। मैंने 1039 रेबिस कंट्रोल प्रोग्राम में हेल्पलाइन बनाई टर्किश मॉडल में कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वो हेल्पलाइन है। कोर्ट के अंदर आके उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई कॉल ही नहीं करता 1039, तो क्या मैं जिम्मेदार? ठीक है, ये जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार पढ़ना नहीं जानते, पता भी नहीं कानून क्या चीज है।
कानून कभी इधर धक्का देती कभी उधर से धक्का देती मुकदमा करते बैठे डेट्स लगती हैं कई कई साल की। जी आप बात करें। मेरा नाम मोटा सिकंदर है और आई केयर फ्रॉम सिविल वेलफेयर एसोसिएशन। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम यहाँ पर आर्किटेक्चर बिल्डिंग में भी एंटर हो रहे थे तो वो जो उसकी मेन एंट्रेंस थी वो भी एक्सेसिबल नहीं थी। पब्लिक वॉशरूम की तो बहुत बात करते हैं, पहले बात करते हैं एंट्रेंस की, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इस तरह से बने हुए नहीं होते कि हम वहाँ एंटर नहीं हो पाए। सिक्योरिटी वहाँ पे ही लैक हो जाती है कि हम उसमें जा सकें अपनी बात। इवन तो यहाँ का भी वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है ना वो एंट्रेंस। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि सबसे पहले तो हमारे आर्किटेक्चर से ये गुजारिश है कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पे काम किया जाए कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए ऐसे बने हुए हो कि हम वहाँ पर एंटर हो सकें, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी डिसेबल पर्सन हैं वो इन बिल्डिंग्स में या कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकें। देखिए इसमें मैं ये आपका सजेशन जो है हम कंसर्न लेजिस्लेटर्स की तरफ पहुंचा देंगे और उसके अंदर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस के अंदर रूल्स के अंदर एक अमेंडमेंट्स जो है उनके थ्रू प्रपोजल करवा देंगे। तो अगर आपके जो भी सजेशन है वो आप एक कागज पर अगर आप प्रॉपर्ली लिख के देते हैं अपना नाम और एड्रेस के साथ ये सजेशन है और आपकी जो भी एसोसिएशन है इस वाली बिल्डिंग में जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे हम कोशिश करेंगे कि एक्सेस बने, ठीक है। इस वाली बिल्डिंग ये पूछ रही है कि हम जो एप्लीकेशन लिखे एड्रेस उसको करें DGSBC DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। जी अबियाला तारिक साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ये इतना अवेयरनेस का प्रोग्राम किया। जनाब आला, गुजारिश ये है कि एक तो आप ये बताएं कि हमें एप्लीकेशन कहाँ करनी है। दूसरी बात ये है कि जहाँ भी टॉयलेट बनेंगे, पब्लिक प्लेस होंगे, वहाँ पे पानी का होना ज़रूरी है। फिर पानी का निकास वो भी ज़रूरी है। तो इसके साथ साथ वहाँ पे बिजली भी चाहिए, वहाँ पे पब्लिक प्लेस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का चुनाव करना है कि हमें कौन सी जगह पे ये टॉयलेट लेना है और फिर हमें कहाँ इसको एप्लीकेशन करनी है। और मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त सिंध की सूरत हाल है, कराची की सूरत हाल है, उसमें अगर आप अपने कोई भी शख्स अगर टाउन में एप्लीकेशन करता है तो टाउन ज़रूर उसको वहाँ पे उस एप्लीकेशन को कबूल करेगा और टाउन इसका जिम्मेदार है बना के दे देगा और सिटी में मेयर बना के देगा आपको। एक और ले लीजिए, आप बात करें, फिर आप दोनों से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानिया याकूब है। बेसिकली मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरा नारी जमहूरी तंजीम से मेरा ताल्लुक है, SBT से मेरा सिर्फ बचाव तहरीक से मेरा ताल्लुक है। तो पहले तो आरिफ हसन साहब और जाहिद साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज के सेशन में बुलाया हम लोगों को। तो आई थिंक कि यहाँ पे ओपन सेशन जब स्टार्ट हुआ तो काफ़ी ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं कि मतलब जो जिनकी अभी कोई वो बुनियाद नहीं है। आई थिंक कि जो हो गया है आज के टॉपिक उस चीज़ को, जी सर मैं उस पर आने लगी हूँ, उस चीज़ को हम खत्म करके जो पीछे गुजर चुका है। अब जो बात आ रही है, अगर कोर्ट की तरफ से एक आप लोगों के लिए फैसिलिटी के लिए आया है तो आई थिंक कि यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी में अपने साथ जितने भी साथी हैं उनको जोड़ें, अवेयरनेस सेशन स्टार्ट करें। हम लोग जो ग्राउंड में जुड़े हुए हैं, हम लोग ग्राउंड में अवेयरनेस सेशन स्टार्ट करें तो आई थिंक कि हर जगह पे हर किसी को ये सहूलत मुयसर हो सकती है। अगर हम लोग खुद अपने अंदर इस चीज़ को आज इस चीज़ को हम लोग करें कि नहीं हम लोग करेंगे। अगर मैं आज यहाँ से एक चीज़ का दावा करके उठती हूँ कि हाँ मैं अपना काम करूँगी, आप लोग अपना अपना काम करें, तो शायद पूरे कराची में इस चीज़ का मसला खत्म हो जाएगा। शुक्रिया। मेरे सबको दरमियान कराची में बहुत सारे यहाँ बातें सुनी मैंने, मसला सारे जजमेंट्स करते हुए हमारे सीनियर और लीगली तौर पर भी जो भी बातें थी साइकोलॉजिकली ये सब की सब बातें मैंने सुनी। असल में बात यह है कि ये जो फैसला हुआ है कि यहाँ पे जो है मकामी जो भी यहाँ मकानात हैं, यहाँ पे आर्किटेक्चर है, यहाँ पे लेडीज़ के लिए जो है हम बनवाएंगे जो कस्टमर्स वगैरह हैं। असल बात यह है कि अगर हाई कोर्ट ने ये फैसला भी किया है कि हम जो ये बनवाएंगे कश्मीर से लेकर कराची तक,
देहरादून ग्राम जो कस्टमर से वहाँ की सूरत हाल हमें पता है कितनी परसेंट जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है किसी भी फैसले का। तो असल बात यह है कि जो भी काम हो रहा है यहाँ पे जो फैसला किया गया है कि असल में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा, या फिर वही पुराने वाले फैसले हैं हमारे पास। क्योंकि हमारा मुल्क वैसे भी सर ने बात की प्राइवेट को जो यहाँ पे इंडस्ट करे 10-20 की बात, हमारा मुल्क कर भी रहा है 10-20 भी कर रहा है। कौन सा सस्टेनेबल मुल्क है गवर्नमेंट हमारा यहाँ पूरा होता है। हमारे पास स्कूल है वो भी कोई भी काम नहीं कर रहे थे, हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल वो भी काम नहीं कर रहे थे। अब सवाल ये क्या ये चीज़ें भी इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी, या जस्ट ये बात इम्प्लीमेंटेशन की है, आप मुख्तसर जवाब दें। जी, मैं पहले तो मैंने दूसरे साथी ने सवाल पूछा था उसका जवाब दूंगा कि देखिए एप्लीकेशन में उन्होंने पूछा था कि मैंने बताया था कि हाँ हर अपने आदमी जो अपने इलाके में रहता है तो उस इलाके के जो स्पेशल पर्सन से भी वाकिफ है, जो इलाके की ज़रूरियात है उससे भी वाकिफ है। एज ए सिटीजन वो एक एप्लीकेशन एड्रेस करेगा अपने कंसर्न यूनियन यूसी चेयरमैन को, और यूसी जो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है आपका, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यूनियन काउंसिल है, और एक सीसी जो करेगा वो मेयर कराची को करेगा, क्योंकि मेयर कराची इस टीम की हेड है। 3 सीसी वो कॉपियाँ जो है 3 कॉपियाँ 3 जगहों पे जाएंगी, और उसके अंदर वो तस्वीर के साथ अपनी रिक्वेस्ट प्रपोजल और सजेशन के साथ वो भेजेगा। अगर वो कुरियर कर सकता है वेल एंड गुड। दूसरी सूरत ये सबसे अहम, अगर वो चाहता है कि उसको इम्प्लीमेंट हो तो वो 90% लोग जो है वो लेटर ऐसे भेज देते हैं वो डायरी में नहीं आते। गवर्नमेंट के एक प्रोसीजर मौजूद है इनवर्ड एंड आउटवर्ड की, अगर इसके दौर से अगर आप गवर्नमेंट का सिस्टम समझ लें तो आपके लिए भी आसान होगा और अकाउंटेबिलिटी भी आसान होगा। आप कंसर्न यूनियन काउंसिल ऑफिस में चले जाएं या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में चले जाएं, डिप्टी कमिश्नर भी इन तमाम ऑफिसों में, ये असिस्टेंट कमिश्नर जो आपके एरिया का है वहाँ जाके अभी डायरी नंबर एलोकेट करवाएं डिस्पैच ब्रांच में, उसके ऊपर वो मोहर लगाएगा, आपका लेटर की कॉपी लेगा, उसके ऊपर तारीख लिखेगा, इनवर्ट की मोहर लगाएगा, फिर वो इनवर्ट से वो अकाउंटेबल होता है। अगर उसने 1 हफ्ते 2 हफ्ते वो काम नहीं किया तो वो इनवर्ट से चेक करते हैं। अगर आपका जो अनसॉलिसिटेड किस्म का लेटर आ रहा है और इनवर्ट उसमें आउटवर्ड नहीं है तो ना वो अकाउंटेबल होगा, ना आपको मिलेगा, और आप कहेंगे स्कूल में कुछ होते हैं, तो वहाँ से उसका काउंट डाउन स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़ इम्प्लीमेंटेशन की बात की मेरे भाई ने, तो मेरे पास कश्मीर से, कलकोट से और बाड़ों से फोन आए कि साईं हमारे इलाके में वॉशरूम बनेंगे, हम तो खेतों में जाएंगे। तो मेरे लिए एक अधूरी बात नहीं थी, क्योंकि जब मैंने एंटी रेप ट्रायल इन्वेस्टिगेशन एक्ट जो केस मैंने किया उसमें 2,000-2,500 बच्चियों का रेप एंड मर्डर था कराची से लेकर कश्मीर तक, और वो 2,500 बच्चियां कुरान पढ़ने गई और रस्ते से उठाई गई, और ऐसी स्टोरीज थी जो कोर्ट में ला नहीं सकते थे। आप उन 2,500 बच्चियों का केस लेके जाना, फिर उनका ट्रायल करवाना और सब कुछ करवाना। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए इम्प्लीमेंटेशन होती है, आपको डेयरिंग करना पड़ता है, आपको उठना पड़ता है। जब हमने जजों के सामने वो तस्वीरें रखी कि वो बच्चियां अपने बाप से लग के रो रही थी और उनका इंसाफ नहीं था, कोई रिक्शा वाला था, कोई टैक्सी वाला था, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां थी, उनको रस्ते से उठा लिया गया। कश्मीर में, सक्कर में, उबाड़ों में, कलकोट में तो 2 लड़कियों के साथ 24 लोगों ने जरा, लेकिन वो इतने डरे हुए थे कि वो आ नहीं रहे थे। लेकिन हमने वो लॉ मंजूर कराया, फेडरल गवर्नमेंट ने उसमें इंटरवीन किया। अब इंटरनेट ट्रायल इन्वेस्टिगेशन एक्ट के तहत ऑफ कैमरा इसकी हेयरिंग हुआ करेगी, खवातीन की रिहेबिलिटेशन होगी, कंपनसेशन दिया जाएगा, उनको वकील भी मिलेगा, उनको तमाम सहूलियात मिलेंगी, और विटनेस को आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, उसको हाइड किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसी तरह विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में होगी। देखिए डेयर करना पड़ता है। 2,500 बच्चों का जब केस हुआ था उससे ज्यादा खतरनाक नहीं होता उसमें, तो बिल्कुल हुआ, उसमें पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। फेडरल गवर्नमेंट भी उसमें आई, चूंकि 18 की तरफ के बाद नहीं आ सकती। लेकिन देखिए जब तक आप में से कोई आगे नहीं आएगा तो ये कह देना कि कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप 1 मिनट आपको वहाँ पे हेल्थ और वहाँ पे ये था कि जो एक वॉशरूम का जो फर्स्ट था स्टार्टिंग में वैसे जो 30,000 था एक वॉशरूम को 30,000 दिया था, वो भी प्राप्त वहाँ पे नहीं किया गया। वो आते चले गए लोगों ने बनाए वॉशरूम, और वहाँ पे वॉशरूम लेडीज को दूसरी बात वहाँ पे वॉशरूम को नहीं क्या भी यहाँ पे वॉशरूम अच्छा तो वहाँ लोग वॉशरूम की फैसिलिटी में जहाँ दे
जो डिसीजेस फैल रही है वहाँ पे एक तो हेपेटाइटिस वहाँ की और यहाँ का पानी वो खराब हुआ है। ये पानी से बहुत 70% वहाँ का पानी खराब हो गया। ये तब क्या है वाशरूम की वजह से हो गया। अगर आपने अभी सर जैसे कहा कि 34 वाशरूम का इसको एक कंट्रोल करके तो यहाँ पे नजर रखिएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। मैं आखिरी अल्फाज के लिए आज के फोरम के हवाले से मोहतरम जनाब आरिफ हसन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इसको समराइज़ करें। और जिस तरह अभी आखिरी हमारे दोस्त ने बताया कि हेल्थ के हवाले से इशू बहुत बड़ा है, हेपेटाइटिस फैल रही है, दूसरे मसाइल हैं, तो इसको हमें सीरियस लेना होगा और हम सबको सीरियस लेना होगा। आरिफ हसन साहब। ये एक बहुत गलत बात होगा, उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट तरफ से ये काम करता हूँ और मैंने ये सीखा है कि जितना ज़्यादा कानून होता है उस पर अमल भी हो सकता है। गरीब पे उतनी ज़्यादा ये मैंने सीखा है। और ये ख़ास तौर से कच्ची आबादी की जो रेगुलेशन उसका सारे प्रोसीजर से सीखा है। अगर आबादियों को छोड़ देते तो एक तो इनकी खरबों रुपए की का फायदा और दूसरा इनके जो कई कई जुर्म होते हैं मकान ढाए जाते हैं, गुना ढाए जाते हैं, तो कानून हमेशा कोई अच्छी चीज़ नहीं होता। और कानून और इंसाफ में ज़मीन आसमान का फर्क है। कानून आप बना दीजिए जैसे आप चाहते हैं, कानून ही है ना, उसका क्या है। इजराइल में जो फलस्तीनी घर गिराए जाते थे कानून के तहत गिराए जाते। साउथ अफ्रीका में अगर अपार्थाइड थी तो कानून की अपार्थाइड थी, क्योंकि कानून में कुछ लिखा गया था। तो मेरे ख्याल में कानून और इंसाफ फर्क करना बहुत ज़रूरी है, खास तौर से जब आप कानून बनाए। बस ये कहना चाहता है। आखिर में बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब तारिक मंसूर साहब, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। आरिफ हसन साहब तो हमारे यहाँ के मेज़बान हैं, तो आप तमाम ख़वातीन